अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सबकी महानूर अली। फ़िक्शनल नावल से दाद बख्श को गोली लग गई। सरदार बेगम रजाई बदहवासी भागती हुई इनके कमरे में आई थी और सरदार बेगम के हाथ में पकड़ी तस्बीह के दाने बिना पड़े ही इनकी उंगलियों से फिसल गए थे। जहाँ इस होलनाक खबर से दिमाग को झटका लगा था, वहीं इनके हाथ पाँव काँप कर रह गए थे। सरदार बेगम रजाई इनकी हालत देखकर परेशान हो गई। कहाँ है दाद बख्श? इनकी चुप टूटी थी। अस्पताल ले गए हैं, बता रहे थे, बहुत खून बह रहा था। पिंड की तरफ आने वाली सड़क इसके खून से लाल हो चुकी है। बस कर रजाई, हमारा कलेजा ना काट। सरदार बेगम का दिल लरजने लगा था। उन्होंने हाथ उठाकर रजाई को रोक दिया। माफ़ी चाहती हूँ सरदार बेगम, पर मैंने जो सुना वही आकर बताया है। रजाई थम गई। इसे एहसास हो गया था कि वो वाकई इनके दिल पर वार किए जा रही थी। अज्जू से कहो गाड़ी निकाले, मैं भी अस्पताल जाऊंगी। उन्होंने तख्त से पाँव नीचे उतारते हुए कहा। मेहरमा कहाँ है? उन्होंने तशवीश भरे लहजे में पूछा। जी वो तो शायद सो रही हैं। इतनी बेखबर सो रही है? सरदार बेगम को मेहरमा की गहरी और बेखबर नींद का सुनकर ताज्जुब हुआ था। सिस्सी भी बेखबर सोई थी। रजाई अफसोस से बोली, अल्लाह खैर करे, मनहूस कैसी बदफाले बक रही है, जा दफ़ा हो। सरदार बेगम को गुस्सा आ गया था। रजाई मुसलसल इनको दहलाए जा रही थी। वो वहाँ से हट गई थी और सरदार बेगम अपनी चादर वगैरह निकालने लगी। रजाई इनको गुस्सा ना दिलाती तो ये काम इसने ही करना था। दादी बेगम, वो दादा बख्श। बानो का लहजा मुतफक्किर था। कुछ नहीं होगा दाद बख्श, कुछ नहीं होगा दाद बख्श को, बस अल्लाह से इसकी ज़िंदगी की दुआ मांगो, वो दुआएं कबूल करने वाला है। उन्होंने ख़ुद को मजबूत जाहिर करते हुए अपनी पोती को तसल्ली दी थी। हालांकि दाद बख्श की हालत का सुनकर इनके हौसले खुद रेत की मानद बिखर रहे थे। अगर दाद बख्श को कुछ हो जाता तो यकीनन कच्ची मिट्टी से बनी दीवार की तरह ढह जाती। इनकी शख्सियत की बुलंद व बाला इमारत दाद बख्श के सहारे ही तो खड़ी थी। दाद बख्श इनकी ज़िंदगी का सरमाया था, इनकी उम्र भर की कमाई, और कौन शख्स अपनी कमाई और अपना सरमाया लूटते देख सकता है। इनके दिल के एक कोने से अगर दाद बख्श की ज़िंदगी के लिए दुआएं निकल रही थी तो दिल के दूसरे कोने में वो गुस्से की आग लपक रही थी। इस पे गोली किसने चलाई? निगार को तजस्सुस हो रहा था। ये तो पता नहीं चला बीबी जी, सड़क के करीब झाड़ियों में से छुपकर फायर किए गए थे। हम कुछ दूर ही खेतों में काम कर रहे थे। फायर की आवाज़ सुनकर सड़क की तरफ भागे तो पता चला कि दाद बख्श को गोली लगी है। वो अपनी गाड़ी के करीब सड़क पर गिरा हुआ था। इनके गांव के एक किसान ने सारी बात बता दी। दाद बख्श को गोली लगने वाली इत्तला इसी ने आकर दी थी और अभी तक सरदार बेगम के इंतज़ार में बैठा हुआ था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि गोली किसने चलाई है। चलो रजाई, उन्होंने कहते हुए कदम आगे बढ़ा दी। लेकिन दादी बेगम, वो मेहरमा, बानो ने बेसाख्ता बोली थी, हमारी वापसी तक वो अपनी बेखबरी का मातम करेगी, बाकी का हम आकर संभाल लेंगे। सरदार बेगम मेहरबानों को समझाकर रजाई के साथ बाहर निकल गई और रफ्ता रफ्ता सब मुलाजिम वहाँ से हट गए थे। सिर्फ मेहरबानों और मेहरनिगार बैठी रह गई थी। क्या बना दाद बख्श का? बच गया, चला गया। हाजा बेगम भी आ गई। इनके तंज या लहजे पर इन दोनों को बहुत गुस्सा आया था। अल्लाह ने चाहा तो वो ठीक ही होगा, बानो चबा कर बोली। ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर वक्त ही आ गया हो तो क्या कहा जा सकता है। हाजा बेगम बेरहमी से बोली थी। आपको ये सब कहते हुए अल्लाह से खौफ नहीं आ रहा? निगार ने आंखें फैला कर देखा। अरे क्यों भाई, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? वो अनजान बनकर बोली। गलत तो आपने नहीं कहा, लेकिन इस वक्त हम जहाँ बैठकर किसी दूसरे की मौत और ज़िंदगी की बातें कर रहे हैं, हम में से किसी को भी पता नहीं कि हमारे पास कितना वक्त है। हाजा बेगम एकदम सटपटा गई। कैसी बदफाले मुंह से निकाल रही हो? मैं आज ही सरदार बेगम से बात करूंगी। फिर तो मुझे भी दादी बेगम को बताना पड़ेगा कि आप दाद बख्श के बारे में कैसे सफाक ख्यालात रखती हैं। निगारा जानबूझकर मेहरमा का अंदाज़ अपना कर बोली थी और वाकई हाजा बेगम एक सेकंड में सीधी हो गई। मैं भला दाद बख्श के बारे में ऐसा ख्याल क्यों रखूँगी? इतना अच्छा, इतना सादतमंद तो है वो। हाजा बेगम ने फ़ौरन पैंतरा बदला। यही बात तो हम आपको समझाते हैं, खैर आप दाद बख्श की ज़िंदगी के लिए दुआ कीजिए, लेकिन दिल से। निगार कहते हुए खड़ी हो गई थी। अस्पताल में गांव के बहुत से लोग जमा थे और सभी की ज़ुबान पर दाद बख्श की ज़िंदगी के लिए दुआ थी। जैसे ही सरदार बेगम अस्पताल पहुंची तो सब इनको देखकर खड़े हो गए थे और एहतराम से सलाम किया था। दाद बख्श कहाँ है? उन्होंने इन सब के चेहरों को बखौर देखा, किसी अनहोनी के डर से। अंदर ऑपरेशन थिएटर में है। गोली, डॉक्टर गोली निकाल रहे हैं। बशीर लोहार फ़िक्रमंदी से बोला। डॉक्टर क्या कहते हैं? वो तो जी, डॉक्टर तो तसल्ली ही देते हैं।
अल्लाह खैर, वो बेसाख्ता कहती करीब पड़ी बेंच पे बैठ गई थी। नानी बेगम, दाद बख्श ऐसा है। अली राहदारी अबूर कतन के करीब आ गया था। तुम्हें पता चल ही गया होगा कि दाद बख्श कैसा है। सरदार बेगम ने कमज़ोर से लहजे में कहते हुए अपने नवासे को देखा। लेकिन ये सब किसने किया? गोली मारने वाला कौन था आखिर? कासिम अली ने वही सवाल किया जो बाकी सबके जहन में गर्दिश कर रहा था। गोली मारने वाला भी हम में से ही था। कासिम अली। सरदार बेगम के वथरीले लहजे पे कासिम अली चौंक गया था। क्या मतलब है नानी बेगम? मतलब मैं तुम्हें पुलिस के सामने बताऊंगी। मैं अभी फ़ोन करता हूँ। कासिम अली ने अपनी नानी बेगम के मिजाज से बखूबी वाकिफ़ था। ज़रा सी भी देर सवेर हो जाती तो वो बर्दाश्त नहीं करती थी, और अगर किसी काम की बात या काम में देर सवेर बर्दाश्त करती थी तो वो सिर्फ दाद बख्शी था। इसलिए फ़ोन किया तो पता चला कि पुलिस को पहले ही इत्ला मिल चुकी थी। डॉक्टर साहब ने पुलिस को इत्ला दी थी क्योंकि सरासर पुलिस केस था, और वाकई चंद मिनटों बाद पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। आपकी किसी से कोई दुश्मनी है क्या? एसएचओ ने कासिम अली से पूछगछ की। नहीं सर, हमारी किसी से कोई दुश्मनी। हमारी दुश्मनी है इंस्पेक्टर साहब, और दुश्मन को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप नाम लिखो, मैं लिखवाती हूँ। सरदार बेगम उठकर पास आ गई। ये क्या कह रही हैं आप? कासिम को हैरत हुई थी। मैं जो कह रही हूँ वो ठीक कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, लिखो नाम। उन्होंने इशारा किया और फिर अपने दुश्मन का नाम और वल्दियत दर्ज करवाई थी। कासिम इनके मुंह से दुश्मन का नाम सुनकर दंग रह गया था। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे आज शाम से पहले जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊँगी। उन्होंने वार्निंग दी थी और मज़ीद कुछ भी कहे बगैर वो पलटकर ऑपरेशन थिएटर के बाहर रखे बेंच पे आ जाके बैठ गई थी, और कासिम अली बस देखता रह गया था। मोहम्मद और नवाज़ मोहम्मद दो भाई थे। दो भाई थे। माँ बाप ने ज़मीनों का बंटवारा करने के साथ गांव का और हवेली का बंटवारा भी अपनी ज़िंदगी में ही कर दिया था। बड़ी हवेली सरदार मोहम्मद के नाम और छोटी हवेली नवाज़ मोहम्मद के नाम की थी। बड़ी हवेली गांव में दाखिल होते ही बड़े शान से सर बुलंद किए खड़ी नज़र आती, और छोटी हवेली गांव के दूसरे कोने में वाक़या थी। इसी तरह गांव की दाएं तरफ की ज़मीनें सरदार मोहम्मद की मिल्कियत थीं और बाईं तरफ की ज़मीनें नवाज़ मोहम्मद की। सरदार मोहम्मद की हार्ट अटैक से होने वाली अचानक और नादगहानी मौत ने इनकी बीवी सादतुन्निसा को गुमसुम सा करके रख दिया था। 3 बच्चों का साथ भरी जवानी और लंबा सफ़र। सो भरी जवानी में बेबकी की चादर ओढ़कर इस तवील सफ़र पे अपने बच्चों के हमरा चल पड़े। रिश्तेदारों, जानने वालों और गांव वालों के लिए जितने सरदार मोहम्मद खुद अहम थे, इतनी ही इनकी बेगम सरदार बेगम अहम थी। लोग इनका असल नाम तक तकरीबन भूल गए थे। सभी इनके हुक्म पर इन्हें सरदार बेगम ही कहते थे। चुप हो जा बदनसीब, अब रोता क्यों है? वो दोनों इस कदर कराख्त आवाज़ को ठिठकने पर मजबूर हो गई थी। वो शायद इस दरबार का मजावर था जो इस बच्चे को बुरी तरह झड़क रहा था, जबकि वो बच्चा ज़ारों के तार रो रहा था। तुम इसे क्यों मार रहे हो? सरदार बेगम रह न सकी और मज़ार के बरामदे के इस कोने में चली आए जहाँ वो बच्चा रो रहा था। बेगम साहिबा, ये लावारिस है, मजावर अफसरदगी से बोला। लेकिन इसका जुमला सरदार बेगम के दिल में नेज़े की मानद पयूस हो गया था। कल मेले में एक आदमी इसे लेकर आया था। कुछ देर इसे लेकर मेले में फिरता रहा, फिर इसे दरबार के अंदर बिठाकर खुद कोई चीज़ लेने के बहाने बाहर गया और लौटकर दोबारा वापस नहीं आया। आसपास के सारे गांव में ऐलान करवाए हैं कि अगर किसी का बच्चा गुम हुआ है तो आकर निशानी बताकर ले जाए, लेकिन तब भी कोई नहीं आया। एक गांव का आदमी बता रहा था कि इस बच्चे के माँ बाप मर चुकी हैं। पिछले 2 साल से अपने मामू और मामी के पास था। मामी काफ़ी बदमिजाज औरत है और इसकी नफ़रत और जुल्म और शिद्दत से तंग आकर इसका मामू इसे यहाँ छोड़ गया है। शायद इस बच्चे के नाम कोई घर और ज़मीन भी थी जिसे बेचकर वो भाग गए थे, और ये बदनसीब कल से रोकर हलकान हो गया है। ना कुछ खाया है ना सोया है, बस रोए जा रहा है। तुम इसे बदनसीब ना कहो। किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये हमें कैसे पता हो सकता है? सरदार बेगम ने इस बच्चे के सर पे हाथ फेरते हुए इसे कितने करीब कर लिया था। ये मेरे साथ जाएगा, मेरे घर मेरी हवेली में। सरदार बेगम का लहजा अटल था। मुबारक बेगम साहब, मुबारक, तेरे भाग जाग गई। आज अल्लाह ने तेरी झोली भर दी, तेरी मुराद पूरी हो गई है। तूने एक यतीम और लावारिस के सर पर हाथ रखा है, अल्लाह तुझे वारिस देगा। जा सुखी रह। इनके करीब ही इनकी बातें सुनती वो बूढ़ी औरत उठकर खुशी से धमाल डालने लगी थी। सरदार बेगम ने चौंक कर देखा। ये वही फ़कीरनी थी जो चंद दिन पहले इनकी हवेली में
खाना खाने आई थी, जहाँ इसे अपने साथ ले जा। वो फ़कीरनी खुशी खुशी कह रही थी, आज खुशकिस्मत है, आप खुशकिस्मत हैं बेगम साहिबा, आपको ये फ़कीरनी दुआ दे रही है, वरना इसके मुंह से सालों कोई दुआ नहीं निकलती। इसे मुजावर ने हैरानी और खुशी से कहा था। चलो मेरे बच्चे, मेरे साथ चलो। सरदार बेगम ने इस बच्चे का हाथ थाम लिया। सरदार बेगम के अंदाज़ में इतनी मोहब्बत और अपनाइयत का एहसास था कि वो खामोश हो गया था। वो इसे बहलाती हुई गाड़ी तक ले आई थी। चुप हो जाओ, शाबाश, तुम्हें रोने की और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अब मेरे बेटे हो। सरदार बेगम ने इसका सर थपका, फिर कुछ ख्याल आने पर ठिठक गई। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने नरमी से पूछा। दाद बख्श। सिसकियों की वजह से इसने अटक अटक कर बताया था। माशाल्लाह, नाम तो बहुत ही प्यारा है। अपने अब्बा का नाम याद है? जी, इनका नाम खुदा बख्श था। और अम्मा का नाम सकीना बीबी। हूँ, काफ़ी सयाने हो। वो हल्के से मुस्कुराई। सरदार बेगम ने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का हुक्म दिया। वो तमाम रास्ते दाद बख्श से छोटी छोटी बातें करती हुई आई थी ताकि इसका डर ज़ाहिल हो जाए। ये कौन है अम्मा बेगम? वली मोहम्मद अपने माँ के साथ 7 साल बच्चे को देखकर हैरान हुआ था। ये दाद बख्श है, मेरा बेटा भी और मेरा पोता भी, उन्होंने कथियत से कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि तेरा भाई भी है और बेटा भी है। सरदार बेगम ने बेटे को समझाया। मगर कुछ पता तो चले कि कौन है। बताती हूँ, अभी बताती हूँ। रखी, तो इसे अपने साथ किचन में ले जाओ, इसे अच्छा सा खाना खिला। उन्होंने इसे रखी के हवाले किया और दाद बख्श के बारे में जानकर इससे भी अफसोस हुआ था और माँ के फैसले पे थोड़ी परेशानी भी हुई थी। अगर कल को कोई मसला खड़ा हो गया तो इस बेगम को देखा कैसा मसला, इसने बेगम को देखा कैसा मसला, कहीं से इसके वारिस पैदा हो गए तो, मेरा मतलब है इसके वही मामू और मुमानी कहीं से आ गए तो फिर आप क्या करेंगी? वली मोहम्मद ने माँ को मुमकिन बातों से आगाह किया। फिर देखी जाएगी, और अगर इसके मामू और मानी आ गए तो वो हशर करूँगी कि वापसी का रास्ता भूल जाएंगे। अब वक्तों ने इस मासूम पर इतने जुल्म किए। बिन माँ बाप का बच्चा था, इन्हें तरस भी नहीं आया। इनके अज़ाइम बड़े ख़तरनाक थे। वली मोहम्मद बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। ये खुशखबरी है आपके लिए। खुशखबरी? सरदार बेगम का दिल धड़का। कैसी खुशखबरी, जल्दी बताओ। सरदार बेगम ने बेटे का हाथ थाम लिया और वली मोहम्मद वहीं इनके कदमों में बैठ गया था। अम्मा बेगम, आप दादी बनने वाली हैं। अभी अभी गांव के अस्पताल के लिए डॉक्टर भी यही बता कर गई है। वली मोहम्मद इनके दोनों हाथ थाम कर अकीदत से चूमते हुए बोला था। वो अल्लाह के हज़ूर सजदे में गिर गई थी। आज अल्लाह ने वाकई इनके और इनके बेटे की भाग जगा दिए थे। आज इनकी झोली भर गई थी, इनकी मुराद पूरी हो गई थी। इन्हें इस फ़कीर की दुआएं और बातें फ़ौरन याद आई थी। रखी सबका मुंह मीठा करा। उन्होंने राबिया बीबी की सर से पैसे वार कर देते हुए कहा था। फिर राबिया बीबी को अपने गले लगाया। ये कौन है? ये मेरा दाद बख्श है बहू। सरदार बेगम ने अगले 2 दिन तक खुशी मनाई थी और सदके और खैरात दिए थे। मेहरबानों का क्या मतलब है सरदार बेगम? राबिया बीबी के यहाँ बेटी की वलादत हुई थी और सरदार बेगम ने पोती का नाम मेहरबान हो रखा था। मेहरबानों का मतलब है उल्फत वाली, मोहब्बत वाली, यानी प्यार करने वाली, अपनाइयत रखने वाली। उन्होंने दाद बख्श को मुस्कुराकर मतलब बताया। दाद बख्श इनके लिए वाकई खुशकिस्मत साबित हुआ था। मेहरबानों की पैदाइश के कुछ माह बाद ही राबिया बीबी फिर उम्मीद से हो गई और दूसरी बेटी भी ऑपरेशन से पैदा हुई। सरदार बेगम इस बार भी पोती की पैदाइश पर बहुत खुश थी। उन्होंने इसका नाम मेहरमा रखा था। दाद ने इनसे पूछा, मेहरमा का क्या मतलब है सरदार बेगम? मेहर का मतलब है मोहब्बत और माह का मतलब है चाँद, यानी मेहताब। उस्मानिया सुल्तान के 10वें हुक्मरान सुल्तान सुलेमान की इकलौती साहबजादी का नाम मेहरमा सुल्तान था। इसे तो मोहब्बत का चाँद भी कह सकते हो। एक साल मेहरबानों भी हमक कर छोटी सी मेहरमा को देखने के लिए बेचैन हो रही थी। ये लो, देख लो। उन्होंने मेहरमा को इन दोनों के सामने कर दिया और वो खुशी से देखने लगे। राबिया बीबी तीसरी बार उम्मीद से हुई तो वली मोहम्मद और सरदार बेगम सरापा दुआ बन गए थे, लेकिन शायद दुआओं की कबूलियत की घड़ी नहीं आई थी। अल्लाह ने इस बार फिर इन्हें बेटी जैसी रहमत अता की थी और डॉक्टर्स ने तीसरे ऑपरेशन के बाद किसी और बच्चे की गुंजाइश को ख़त्म कर दिया था। गोया सरदार बेगम की आस ख़त्म कर डाली थी। वली मोहम्मद भी चुप सा था। इसे बेटी की पैदाइश पे कोई अफसोस नहीं था, लेकिन बेटे की कमी अभी की भी एक कसक, एक हसरत बन गई थी। अम्मा बेगम क्या सोच रही हैं? वली मोहम्मद ने इनके कंधे पे हाथ रखा। सोच रही हूँ अल्लाह मेरी पोतियों के नसीब अच्छे करे। उन्होंने मेहरमा की पेशानी पर बोसा दिया था। आमीन। वली मोहम्मद ने दिल की गहराइयों से आमीन कहा था।
महर निकाल का क्या मतलब है सरदार बेगम? दाद बख्श इस बार भी अपना सवाल नहीं भूला था। सरदार बेगम दिल खोल कर हंसी थी। महर निगार का मतलब है प्यार का नक्श, यानी मोहब्बत का निशान, मोहब्बत की इलामत। उन्होंने दाद बख्श का गाल थपकते हुए कहा था, ये गुड़िया बहुत प्यारी है। बिलाखिर बेटे की कमी ने इन्हें इस दोराहे पे ला खड़ा किया था जहाँ आखिरी फैसला करना हर जागीरदार की मजबूरी बन जाती थी। राबा बीबी भी इनकी मजबूरी जानती थी, सो उन्होंने दिल बड़ा करते हुए वली मोहम्मद को शादी की इजाज़त दे दी थी। चंद दिन बाद ही सरदार बेगम अपनी बेटी राशदा की नंद हाजरा को ब्याह लाई थी। हाजरा शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, इस माहौल में ज़रा मुश्किल से ही एडजस्ट हो पाती थी। इस हवेली की बहुत सी चीज़ें और बहुत से लोगों पे एतराज़ हुआ था, लेकिन मुकाबिल सरदार बेगम थी जिनके सामने कोई एतराज़ नहीं चल सकता था। आगे पीछे वो काफ़ी नाक मुँह चढ़ाती रहती थी, लेकिन सरदार बेगम सामने आ जाती तो वो तीर की तरह सीधी हो जाती थी। अलबत्ता जब वो उम्मीद से हुई तो इनके नाज नखरे देखने वाले थे। वली मोहम्मद के एक्सीडेंट में होने वाली मौत सरदार बेगम को साख्त सामत कर गई। राबिया बीबी और हाजरा बेगम का भी बुरा हाल था। वली मोहम्मद जो बेटे के लिए अरसे से ख्वाहिशमंद थे, इस बेटे की शक्ल भी ना देख सका। वली मोहम्मद की वफ़ात के 10 दिन बाद हाजरा के यहाँ बेटे ने जन्म लिया और सरदार बेगम वली मोहम्मद के वारिस को देखकर दाढ़ें मार मार कर रोई थी। इतना कि देखने और सुनने वालों की आंखों में भी आंसू आ गए थे। इनके दुख पे हर एक आंख अश्बार थी। सरदार बेगम इतनी मनतों मुरादों के बाद पैदा होने वाले पोते की कोई खुशी, कोई जश्न भी नहीं मना सकी थी। दिल का एक हिस्सा गम से लबरेज था, तो दूसरा पोते की सूरत देखकर खुशी से मामूर हो रहा था। गम भी अधूरा और खुशी भी अधूरी। इनका बेटा इन्हें कुछ और जिम्मेदारियां सौंप गया था और इन जिम्मेदारियों को निभाते वक्त गुजर गया। कोई पलट कर देखता तो पता चलता। मस्जिद से फजर की अज़ान की आवाज़ बुलंद हुई तो उसकी नींद खुद ब खुद कहीं बीच रास्ते में ही रह गई थी। वो ख्वाबों के सफ़र से वापस लौट आया था। चेहरे से कंबल हटाकर देखा तो कमरे में वही नीले रंग की मलगछी सी रोशनी दिखाई दी थी जो रोज़ाना आँख खुलने पर नज़र आती थी। ये रोशनी इसकी पसंदीदा ज़ीरो बल्ब की रोशनी थी। वो दिन भर की थकन के बाद जब अपने बिस्तर पर लेटता था तो इस मध्यम सी रोशनी, मीठी मीठी रोशनी में से फ़ौरन ही नींद आ जाती थी। वो हाथ से लैंप का बटन दबाकर लैंप ऑन करता हुआ उठ बैठा था। चंद मिनटों बाद वज़ू करके गर्म चादर कंधों पर ओढ़ता हुआ कमरे से निकल आया था। अपने कमरे की तरफ आने वाली तवील राहदारी अबूर करता वो लोहे की जाली से बने दरवाजे तक पहुंचा और दरवाज़ा धकेल कर ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। इसके कमरे की तरफ जाने वाली राहदारी का दरवाज़ा ड्राइंग रूम में खुलता था और इस तरफ बाकी सबकी आमदोरफ्त बहुत कम होती थी। ये अलग थलग सा कमरा इसने खुद अपने लिए इंतखाब किया था। हालांकि सरदार बेगम को खासा एतराज़ हुआ था, लेकिन इसने वजह बताकर इन्हें मुतमईन कर दिया था कि वो दिन भर का थका हुआ होता है और हवेली के तमाम मरकज़ी कमरों में बाहर के शोर हंगामे की आवाज़ बआसानी पहुँचती है और वो ठीक से सो नहीं पाता। हवेली से गांव की मस्जिद तक वो रोज़ाना सुबह पैदल ही जाता था और इसके कदमों में तेज़ी होती थी कि कहीं जमात ना निकल जाए। नमाज के बाद वो तकरीबन 1 घंटे मस्जिद में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करता था। वापस हवेली आता तो वहाँ कितनी जिम्मेदारियाँ इसकी मुंतज़िर होती। दाद बख्श वो हवेली के गेट से अंदर दाखिल हुआ ही था कि इसे मेहरबानों की आवाज़ सुनाई दी। जी बानो बीबी। वो सरापा समात बन गया था। कल मेहरमा के कपड़े टेलर से आए थे। मेहरबानो लॉन में खड़ी थी। जब गेट से अंदर दाखिल होते दाद बख्श को देखकर इसे मेहरमा का हंगामा याद आ गया। जी ले आया था। थैंक गॉड। जाओ जाकर बताओ इसे, इसने अंदर हंगामा मचा रखा है। मेहरबानों ने सांस लेते हुए कहा। दाद बख्श के राज में खड़ी गाड़ी की सिमत आ गया था और गाड़ी का बैक डोर खोलकर पिछली सीट पर रखा कपड़ों से भरा हुआ शॉपर निकाल कर अंदर चला गया। अरे दाद बख्श, शुक्र है तुम आ गए। इस लड़की ने नाक में दम कर रखा था। जाओ आवाज़ सुनो इसकी। राबे बीबी खफगी से कहती वहाँ से उठ गई। दाद बख्श खामोशी से सर झुकाकर ऊपर गया। इसके बेडरूम का दरवाज़ा बंद था। इसने आहिस्तगी से दस्तक दी। फरमाइए। इसने झटके से दरवाज़ा खोला। आपके कपड़े। इसने शॉपर सामने किया। पहले कहाँ थे ये कपड़े? कल मैं रात को लेट वापस आया था, आप सो गई थी, इसलिए कपड़े गाड़ी में ही रखे रह गए थे। दाद बख्श की नज़रें झुकी हुई थी। तुम्हें कैसे पता मैं सो गई थी? रात के 2 बजे का वक्त था मेहरमा बीबी। 2 बजे अगर तुम जाग सकते हो तो क्या मैं नहीं जाग सकती? लेकिन रात के 2 बजे मैं आपके कमरे में नहीं आ सकता, इसने ज़ोर देकर कहा। रात के 2 बजे तो मेरे कमरे में नहीं आ सकते तो क्या?
मेरे कमरे के दरवाजे पर भी नहीं आ सकते, वो घूर के बोली। इसे दाद बख्शी नीची नज़रों पर गुस्सा आ रहा था। हाँ बीबी नहीं आ सकता, इसने दो टोक जवाब दिया। इसका सिर्फ बीबी कहना इसकी खफी का इजहार था। मैं जाऊँ? वो वापस के लिए बेचैन हो रहा था। जाओ, इसने सर हिलाकर कहा। शुक्रिया। वो फ़ौरन पलट गया। सुनो दाद, इसने बेसाख्ता आवाज़ दी तो उसके कदम थम गए थे। जी, वो इसकी सिमत पलटते हुए मुख्तसर बोला। महरमा इसे सरतापा गहरी नज़रों से देख रही थी। सुरमई रंग की शलवार सूट में मलबूस, कंधों पर स्किन कलर की गर्म चादर ओढ़े वो इस वक्त कहाँ से आया था। महरमा बखूबी जानती थी। अच्छे लग रहे हो, इसने दिल का कहा ज़ुबान की नज़र कर ही दिया। इसने कुछ कहने के लिए लब खोले। तुम जाओ और मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। महरमा ने लाताल्लुकी ज़ाहिर करते हुए इसे जाने का कहा और ख़ुद कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। दाद बख्श लब भींच कर रह गया। आ जाओ दाद बख्श, वो दस्तक से ही पहचान जाती थी। उन्होंने नरमी से कहा। इधर आओ, बैठो बेटे यहाँ। उन्होंने अपने जहाज़ी साइज़ नवाड़ी पलंग की तरफ इशारा किया। अब कैसी तबीयत है आपकी? सरदार बेगम को 2 दिन से बुखार था। तबीयत तो पहले से बेहतर है, लेकिन कुछ थकन और कमज़ोरी हो गई है। उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही। उन्होंने नकाहत से कहा। मैं आपकी टांगें और पाँव दबा देता हूँ। इसने इनके पाँव पे हाथ रखा और आहिस्तगी से दबाने लगा। अरे नहीं मेरे बच्चे, तेरा काम नहीं है। उन्होंने अपने पाँव पीछे हटाने की कोशिश की। बेटे, माओ के पैर दबाते अच्छे नहीं लगते। उन्होंने दाद बख्शी गिरफ्त से अपने पाँव निकालने चाहे। बेटे ही तो माओ के पैर दबाते हुए अच्छे लगते हैं सरदार बेगम, वो अक़ीदत व मोहब्बत से रजाई के हाथ में नहीं होगी जो मेरे हाथ में होगी। तुम बेटे हो, लेकिन मुझे सरदार बेगम कहकर पल में गैर भी कर देते हो। सरदार बेगम बारहा कह चुकी थी कि मुझे अम्मा बेगम या दादी बेगम कहा करो, लेकिन वो बचपन से ही अब तक इनको अम्मा या दादी कहने की हिम्मत नहीं कर सका। मैं आपको सरदार बेगम इसलिए कहता हूँ ताकि आपका मुझ पे रोब रहे। वो इनको बहलाने के लिए ज़रा शरारत से बोला। मैं सब जानती हूँ। वो मसनूई खफगी से बोली। कल आप मेरे साथ शहर चलेंगी और चेकअप करवाएंगी। मैंने डॉक्टर से टाइम ले लिया है। लेकिन अब किस लिए चेकअप करवाना है? बुखार तो उतर गया है। बुखार उतर गया है, लेकिन कमज़ोरी और नकाहत तो छूट गया है ना। डॉक्टर कोई ताकत की दवा लेकर देगा तो आपकी एनर्जी बहाल हो जाएगी। सरदार बेगम इसकी इतनी फ़िक्रमंदी पर मुस्कुराई थी जैसे तुम्हारी खुशी वो इसकी बात से इनकार नहीं करती थी। अम्मा बेगम अचानक दरवाज़ा खोलकर राशिदा बेगम अंदर दाखिल हुई। कैसी तबीयत है आपकी? राशिदा बेगम ने इनके पलंग पर सरहाने की तरफ आ बैठी थी। मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि आपकी तबीयत ख़राब है। वो ताज हाजरा भाभी ने जिक्र किया कि अम्मा बेगम बीमार हैं। राशिदा बेगम खासी तशवीश और परेशानी ज़ाहिर कर रही थी। अकेली आई हो? उन्होंने इसकी फ़िक्रमंदी नज़रअंदाज करते हुए पूछा। नहीं, रमीज़ भी साथ आया है। घर पे कोई ड्राइवर नहीं था, इसलिए इसे साथ ले आई। उन्होंने अपनी रवानी और बेदहानी में बताया। ड्राइवर घर पे होता तो फिर ना लेकर आती। सरदार बेगम ने मतलब अख़ज़ किया। अरे नहीं अम्मा बेगम, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो अपनी पढ़ाई में बिज़ी होता है, इसलिए कहीं आना जाना कम ही होता है। राशिदा बेगम ने ज़रा संभल कर जवाब दिया। पढ़ाई में तो सभी बच्चे मसरूफ़ होते हैं। पढ़ाई तो नहीं कहती है अपने बड़े बुज़ुर्गों को। शक्ल ही मत दिखाओ। सरदार बेगम खफा हो रही थी। मैं जाऊँ सरदार बेगम? दाद बख्श इनके पाँव दबाने के बाद खड़ा हो गया था। जाओ, जीते रहो, अल्लाह ताला तुम्हारी लंबी उम्र अता करे। इनके मुंह से दुआ निकली थी। आप सुबह तैयार रहिएगा, नाश्ता करने के फ़ौरन बाद निकलना होगा। वो इनकी याद दहानी करवाकर बाहर निकल गया था। कहाँ जाना है अम्मा बेगम? राशिदा ने हैरानी से पूछा। डॉक्टर के पास। तो इसके साथ जाने की क्या ज़रूरत है? मैं ले जाऊँगी, रमीज़ है ना। तुम और रमीज़ आज हो, कल नहीं होंगे। फिर किसके साथ जाऊँगी? क्या मतलब है अम्मा बेगम? मतलब ये है कि तुम लोग मेहमान हो, चले जाओगे तो फिर मैं क्या करूँगी? सरदार बेगम के लहजे में इस्तज़ा था। राशिदा बेगम का मूड बिगड़ गया था, लेकिन वो खामोश हो गई। अस्सलाम वालेकुम नानी बेगम। इतने में रमीज़ अंदर दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बच्चे? सरदार बेगम ने कहा। मैं एकदम फिट हूँ, आप सुनाइए। बुखार कम हुआ? वो कुर्सी खींचकर इनके करीब बैठ गया था। बुखार उतर चुका है। हाँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ज़हमत दी। अरे नहीं नानी बेगम, ज़हमत कैसी? जब भी यहाँ आता हूँ बड़ा अच्छा फ़ील होता है, रमीज़ ने काफ़ी खुशी से खुशगवार लहजे में कहा था, जिस पर राशिदा बेगम ने हैरत से बेटे को देखा। शहर से आते हुए वो तो खासा बेजार और खफा हो रहा था, लेकिन अब अचानक मूड की तब्दीली हैरानी का बाइस थी। अच्छी बात है बच्चे, आया जाया करो, उन्होंने नरमी से कहा। इंशाल्लाह अब आया करूँगा, इसने वादा किया था।
सरदार बेगम मुस्कुरा दी। दाद बख्श इशा की नमाज़ पढ़कर आया था, इसके हाथ में पाँव खनक हवा के झोंकों से ठंडे हो रहे थे। वो अंदर जाने के बजाय आग के करीब लॉन में चला आया था। अंगीठियाँ क्यों दहका रही हो माई? इसने दोनों हाथ आग के करीब करके सेकते हुए कहा। उधर शारदा बीबी आई हुई है ना, इनको हीटर की गर्मी अच्छी नहीं लगती, इसलिए इनके वास्ते कोयले बना रही थी। ओह हाँ, इनको हीटर की गर्मी से एलर्जी हो जाती है। दाद बख्श को याद आ गया। पुत्र, यह मुई एलर्जी क्या होती है? माई रखी ने जवाब दिया। दाद बख्श इनकी बात पर आहिस्तगी से मुस्कुराया और कुछ दूर पड़ी कुर्सियों में से एक कुर्सी उठाकर आग के करीब बैठ गया था। माई एलर्जी वही होती है जो दाद बख्श को मेहरमा से होती है। दूसरे लफ्ज़ों में इसे कोफ्त, बेजारी और उकताहट भी कहा जा सकता है। इनके करीब से ही मेहरमा की आवाज़ सुनाई थी। दाद बख्श चौंक गया था। वो भी लान में ही थी, लेकिन वो अंधेरे में इसे देख नहीं सका था। माही बीबी, आपको भी कुर्सी ला दूँ? माही रखी ने इसे खड़े देख कर पूछा। मैं चलता हूँ अब। उठने के लिए पर तोड़ने लगा। मेरे दिल से भी चले जाओ, वो झिल कर बोली थी और फिर पाँव पटकती हुई वहाँ से चली गई। दाद बख्श वहीं बैठा रह गया। एक तो इस लड़की ने इसे सूली पर लटका रखा था, वो इसकी खुदसरी से डरता था। वो सरदार बेगम की उम्र भर की रियासत मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता था और थी के आड़े आ जाती थी। वो दाद बख्श की गुर्बत और तन्हाई से में भी नहीं डरती थी, लेकिन दाद बख्श का खून खुश्क हो जाता था। रमीज़ हवेली के मरकज़ी दरवाजे से निकलकर लॉन की सीढ़ियाँ तय करता दाद बख्श के करीब आ गया। दाद बख्श अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। बैठे इसने अपनी कुर्सी रमीज़ को पेश की। वालेकुम सलाम। तुम ये कहाँ बैठोगे? रमीज़ ने इसे खड़ा देख कर पूछा। मैं दूसरी कुर्सी ले आता हूँ। दाद बख्श पलट कर गया और दूसरी उठा लाया। दाद बख्श, कितना अरसा हो गया है तुम्हें इस हवेली में रहते हुए? रमीज़ आग पे नज़र जमाते हुए बोला। बचपन से अब तक यहीं तो रह रहा हूँ रमीज़ साहब। फिर तो तुम यहाँ से सब लोगों के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। तकरीबन इसने आहिस्ते से कहा। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी मेहरमा बीबी कैसी है? रमीज़ के सवाल पर दाद बख्श ने चौंक कर देखा। क्या बात है दाद बख्श? मेरा सवाल समझ में नहीं आया। इसने हंसते हुए इस्तफसार किया। मैं क्या बता सकता हूँ जी, यही कि इसको क्या पसंद है, इसके शौक़ के मशागिल क्या हैं। रमीज़ ने माहिन फेज़ी से कहा। दाद बख्श दिल चाहा कि कह दे, मैं इसका शौक़ हूँ और मैं ही इसकी पसंद और मुझे तक कैसे रखना है इसका मशग़ला है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करती। देखें रमीज़ साहब, मेरा काम ज़्यादातर हवेली से बाहर होता है। मेरा इनके साथ उठना बैठना तो है ही नहीं कि मैं इनके मिजाज को समझ सकूँ। जितना मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छी नेचर की हैं, अलबत्ता थोड़ी ज़िद्दी हैं, अक्सर ज़िद पर अड़ जाती हैं। दाद बख्श ने सस्पीन से अंदाज में बताया। ओह, ये तो बहुत ही बुरी बात है। क्या मतलब है आपका? या लड़कियाँ ज़िद्दी हों तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लड़कियों में सब कुछ होना चाहिए, नाज, नखरा, अदाएँ और प्यार, लेकिन ज़िद नहीं होनी चाहिए। मैं इसी से सख्त एलर्जिक हूँ। रमीज़ ने बड़े दल्ले से अपने वाहियात ख़यालात का इजहार किया था। दाद बख्श ने अपने इश्तिआल को ज़ब्त कर दिया। लगता है काफ़ी तजर्बा है आपको। और जवाबन वो कहका लगा कर हंसा था। तजर्बे तो बहुत हैं दाद बख्श, बस अब किसी नए तजर्बे पे दिल आमादा है। इसने दाद बख्श के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। दाद बख्श का चेहरा सुर्ख पड़ गया। कनपटी की रगें तन गई थी। उठ खड़ा हुआ। काफ़ी टाइम हो चुका है, अब सोना चाहिए। इतनी जल्दी यार? रमीज़ भी बैठना चाह रहा था। सुबह फजर की नमाज के लिए भी उठना होता है। जल्दी सोऊंगा तो जल्दी उठूंगा ना, इसने रसान से कहा। ओके, गुड नाइट। रमीज़ भी खड़ा हो गया था। हाय, गुड मॉर्निंग। वो सब इस डाइनिंग रूम में बैठे नाश्ता कर रही थी कि रमीज़ भी वहीं चला आया। रानी बेगम कैसी तबीयत है अब? रमीज़ की नज़र उड़ते उड़ते मेहरमा के चेहरे पर टिक गई थी। इसने सब पे एक एक नज़र डालकर सरदार बेगम को मुखातिब किया था। अल्लाह ताला का शुक्र है बेटे, वो चाय पीते हुए बोली। फूफो, आज आप यहीं रुकेंगी ना? मेहरबानों ने रास्ता बेगम को देखा। नहीं बेटा, आज वापस जाना होगा। तुम आज अपनी सास साहिबा को देखो। राजदा बेगम ने अपनी बहन साजिदा बेगम की तरफ इशारा करते हुए मेहरबानों को छेड़ा। मेहरबानों बचपन से ही अपनी पुप्पी साजिदा बेगम के बेटे कासिम अली से मंसूब थी। मैं अपनी बेटी के लिए खुद रुक जाऊंगी। साजिदा बेगम ने पास बैठी मेहरबानों को सर अपने कंधे पे लगा लिया था। देखा मॉम, सास बहू का प्यार। अब आप भी अपने लिए एक अदद बहू का इंतज़ाम कर लें। रमीज़ शरारत से बोला था और आपे बीबी ने चौंक कर सरदार बेगम की सिम देखा। इससे पहले कि रमीज़ कुछ पूछता, दाद बख्श अंदर दाखिल हुआ था। आप नाश्ता कर चुकी हैं? वो सरदार बेगम से पूछ रहा था। उठ खड़ी हुई थी। दाद बख्श ने आगे बढ़कर इनके बाजू से सामने
इनके बाजुओं से थाम लिया। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, मेरी वापसी तक तो शायद तुम लोग चली जाओ। उन्होंने रास्ता और साजिदा से कहा। रमीज़ के कंधे पर हाथ फेर कर प्यार किया और दाद बख्श के साथ बाहर निकल गई। वो इनको गाड़ी में बिठा रहा था कि पीछे मेहरमा भी तकरीबन भागती हुई इन आन पहुंची थी। मैं भी चलूँगी, वो अपना पर्स सीट पर फेंकती हुई दरवाज़ा खोलकर फटाफट अंदर बैठ गई। तुमको कहाँ जाना है बेटा? सरदार बेगम ने हैरानी से इस्तफसार किया। मुझे आपके साथ जाना है दादी बेगम, मैं सिर्फ आपके लिए आई हूँ। वह सरदार बेगम से लिपट गई थी और वो इसके लाड पर शफ़क़त से हंस दी। ठीक है मेरा बच्चा, चलो दाद बख्श। उन्होंने यूं ही हंसते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठे दाद बख्श को इशारा किया था। बेगम, दादी बेगम एक बात तो बताइए, दाद बख्श इतना कम क्यों बोलता है? इसने सरदार बेगम के कंधे पे सरकते हुए पूछा। वैसे दाद बख्श पे थी। इसके सवाल पर दाद बख्श की नज़रें बेसाख्ता बैक मिरर की तरफ उठी। दाद बख्श, मेहरमा को क्या जवाब दूँ, ये तो मुझे भी नहीं पता। सरदार बेगम हंस दी। वो खामोश रहा। दाद मेहरमा ने पुकारा। जी मेहरमा बीबी। इसके जवाब में वही नपातुला सा एहतराम था। मैं तुमसे छोटी हूँ, मुझे बीबी मत कहा करो। वो चिढ़ कर बोली। मैं आपसे बड़ा हूँ, मुझे दाद बख्श कहा करें। इसने कहा। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही कहूँगी, वो सख्ती से बोली। और जो मुझे मुनासिब लगता है मैं वही कहूँगा। वो भी अपने कहे पर कायम था। दादी बेगम इसने झुंझलाकर सरदार बेगम को देखा। दाद बख्श, मेरी ये पोती बड़ी बेवकूफ़ है, उन्होंने मेहरमा को अपने साथ लिपटाते हुए प्यार से कहा। जी, इनकी इस खूबी के सबूत मिलते रहते हैं मुझे। वो सराइदिस्तगी से बोला। गाड़ी रोको और मुझे यही रास्ते में उतार दो, मैं वापस हवेली चली जाती हूँ, मुझे आप लोगों के साथ नहीं जाना। इसने नाराज़गी का इज़हार किया था। शहर आ चुका है मेहरमा बीबी, आपको वैन पे बिठा देता हूँ, सीधी गाँव चली जाती है। सरदार बेगम मुस्कुराती। अस्पताल आ चुका था। दाद बख्श ने नीचे उतरकर पिछली साइड का दरवाज़ा खोला और फिर इन्हें सहारा देकर उतरने में मदद दी थी। वो अपने मुकर्रर वक्त पे पहुँची थी। डॉक्टर अपने रूम में था, इसलिए अस्पताल पहुँचते ही नर्स सरदार बेगम को अंदर एक्सरे के लिए ले गई और दोनों वेटिंग रूम में रह गए थे। मेहरमा सोफे में धंस कर बैठ गई थी, लेकिन दाद बख्श बैठने के बजाय ग्लास वॉल के पास जा खड़ा हुआ था। वहाँ से बाहर रिसेप्शन का मंजर नज़र आ रहा था। रिसेप्शन पे 2 लड़कियाँ खड़ी थी, काफ़ी खूबसूरत स्टाइलिश। वो अस्पताल में नए आने वालों को गाइड कर रही थी। इंतहाई प्रोफेशनल सा अंदाज़ था इनका। दाद बख्श न जाने क्या सोचते हुए बेध्यानी में ही इनकी तरफ देखा गया था। वो पिंक दुपट्टे वाली ज़्यादा खूबसूरत है ना? अचानक इसके बेहद करीब से मेहरमा की आवाज़ उभरी थी। दाद बख्श ने चौंक कर देखा था। वो इसकी नज़रों के ताक़ुब में रिसेप्शनिस्ट पर खड़ी लड़कियों को देख रही थी। पता नहीं तुम्हें कुछ पता भी है? वो जलकर बोली। इतने में सरदार बेगम भी चेकअप करवा कर एक्सरे रूम से निकल आई थी। कुछ खाने पीने के लिए भी मिलेगा या नहीं? मेहमान ने दाद बख्श पर नज़र डालकर कहा, लेकिन वो बेनियाज सरदार बेगम को सीढ़ियाँ उतरने में मदद दे रहा था। दाद बख्श, गाड़ी किसी होटल में कुछ देर के लिए रुकना, मेहरमा को भूख लगी है। उन्होंने गाड़ी में बैठते हुए ताकीद की थी। जैसे आपकी मर्ज़ी, वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला और मेहरमा आहिस्तगी से मुस्कुराती। इसे पता था दाद बख्श की जान जा रही है इसकी हुक्म की तामील पर। बानो बीबी, वो नीचे कासिम साहब आए बैठे। इसकी इतला पर मेहरबानो ठिठक गई थी। कासिम साहब बाकी सब कहाँ हैं? निगार बीबी और माही बीबी कॉलेज गई हैं। वारिस बच्चा स्कूल पढ़ने गया हुआ है। सरदार बेगम और राबिया बीबी दूसरी हवेली गई हुई हैं और छोटी बेगम हाजा बेगम सो रही हैं। रजाई ने बारी बारी सबका बताया। और दाद बख्श, वो कहाँ है? इसे बुला लो। बानो खुद कासिम के सामने जाते हुए झिझक रही थी। वो ज़मीनों की तरफ गया है, इसे माल फैक्ट्री भेजना था। रजाई के पास सबकी खबर थी। अच्छा तुम चाय बनवाओ, मैं आती हूँ। मेहरबानो वापस पलटी, अपना दुपट्टा उठाकर अच्छी तरह उड़ती हुई बाहर निकल आई। अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानो आहिस्तगी से बोली। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? कासिम अली चौंक कर अपनी जगह से खड़ा हुआ था। जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, इसने खुशगवार लहजे में कहा। इसकी खुशतियार नज़रें मेहरबानो पर ही थी। आप इस वक्त वो कुछ पूछते पूछते रुक गई। कहीं कासिम बुरा ना मान जाए। मैं तो शायद ना ही आता मगर किस्मत ले आई। कासिम अली से दिलचस्पी से देखते हुए बोल रहा था। मतलब? मेहरबानो अनजान बनी। मतलब कि मैं 3-4 रोज़ से शहर गया हुआ था, आज ही वापसी हुई है। रास्ते से गुजरते हुए सोचा कि चलो सबसे मिलते हुए जाता हूँ, मगर जहाँ आकर पता चला कि यहाँ तो कोई भी नहीं सिवाय मेरी किस्मत के। कासिम अली का लहजा शो हो रहा था। यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, छोटी अम्मी भी हैं, वो सो रही हैं। मोहतरमा रजाई इसे बता चुकी थी, तभी वो इतना खुलकर बात कर रहा था। वो सोते में भी आँख खुली रखती हैं। वाह क्या क्वालिटी है इनकी। कासिम अली हंसा था। तभी दाद बख्श ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और मेहरबानों को कासिम अली के मुकाबिल वहाँ
सोफ़े पे बैठे देखकर ठिठक गया, लेकिन फिर अचानक बर्दाश्त कर शर्मिंदा भी हो गया। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था आप लोग बैठे हुए हैं। वो शर्मिंदा से लहजे में कहता वापसी के लिए बढ़ा। दाद बख्श, तुम बैठो, घर पे और कोई भी नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मेहरबानों ने जैसे सफाई दी थी। चाय वगैरह लिया आपने? दाद बख्श को टेबल खाली देखकर ख्याल आया। तुम्हारी बानो बीबी इतनी अच्छी मेज़बान नहीं है। दाद बख्श, वो तो मुझे यहाँ से जाने का कह रही थी। मेहरबानों ने बाहर निकलते हुए इसका जुमला सुना था और मुस्कुराती हुई किचन की तरफ आ गई। रजाई ज़रा जल्दी हाथ चलाया करो, काम चलाया, क्योंकि वक्त तुम्हारी सारी फुर्ती न जाने किधर जाती है। मेहरबानो रजाई पे खफा हुई थी। बस बानो बीबी, 5 सब तैयार हो गया है। रजाई ट्रे उठाते हुए बोली। सामान भिजवाया था तुमने? कासिम अली रजाई से चाय का कप लेते हुए दाद बख्श से मुखातिब हुआ था। कुछ कल भिजवाया और कुछ आज। दाद बख्श ने भी कप उठाम लिया। तुमने पिछली बार की कसर अब पूरी कर ली है। जाहिर है कारोबार में होने वाले नुकसान कारोबार से ही पूरा करना होता है। कासिम साहब, ये सारा कारोबार, लेन देन, आमदन और खर्चा वगैरह सरदार बेगम का है, यानी मेरे लिए एक अमानत है, इसलिए मुझे इस अमानत की पाई का हिसाब किताब रखना होता है, इसने रसानियत से कहा। कासिम अली चुप हो गया और फिर चाय पीने के फ़ौरन बाद जाने के लिए खड़ा हो गया। दाद बख्श से गाड़ी तक छोड़ने गया था। तुम्हारे खाना लगाऊं? रजाई को पता था कि वो सुबह से ज़मीनों की तरफ निकला हुआ है और इसने अभी तक कुछ नहीं खाया। मैं पहले नहा लूँ फिर खाना खाता हूँ, वो कहते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल होने वाले लोहे की जाली के दरवाजे को खोल कर अपने कमरे की तरफ आ गया। इसे वाकई भूख लगी हुई थी, इसलिए वो नहाकर सीधा ड्राइंग रूम में आया था। वो कुर्सी खींच कर बैठ गया तो चंद ही मिनटों में रजाई ने खाना टेबल पर सजा दिया। मेरा खाना? अचानक मेहरमा की बुलंद आवाज़ में सदा उभरी थी। वो खालिद से लौटी थी और सीधी ड्राइंग रूम में आई थी। दाद बख्श की आवाज़ पर ठिठक गया। अभी लगाती हूँ माही बीबी। रजाई तेज़ी से पलट गई। वो एनिस के सामने वाली कुर्सी खींच कर बैठ गई। नज़रें इसी पर मरकूज़ थीं, लेकिन वो अपने ध्यान में मगन खाना खाने में मसरूफ़ रहा। इसकी कोशिश जल्द से जल्द यहाँ से उठने की थी। खाना कोई चुरा नहीं लेगा, खाते हुए देख तो लिया करो। नज़र ही तो सारी तबाही की जड़ होती है, तो ज़रूर से बोला था। मुझे देखने से कोई तबाही हो जाएगी, मेहरमा चबा कर बोली थी। एक नज़र की बदौलत ही तो इंसान के अंदर ख्वाहिश जागती है। ओह, तो तुम ख्वाहिशों से जागने से डरते हो? हाँ, डरता हूँ, क्योंकि जब इंसान के अंदर ख्वाहिश जागती है तो फिर हर चीज़ का, हर रिश्ते का डर और खौफ ख़त्म हो जाता है। इंसान अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सब कुछ कर गुजरता है। इतनी परहेज़गारी भी अच्छी नहीं होती दाद बख्श, और इतनी बेखौफी भी अच्छी नहीं होती मेहरमा बीबी। वो गिलास में पानी उंडेलते हुए बोला। तुम बुज़दिल हो, अपनी बुज़दिली छुपाने के लिए पारसाई का लिबादा ओढ़ रखा है। बुज़दिल मर्द कुछ नहीं कर सकता और बेखौफ औरत सब कुछ कर सकती है, वो सख्त और खुरदरे लहजे में कहता। कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया था। दाद मेहरमा इसकी चोट पर बिलबिला उठी थी। मैं दाद बख्श हूँ मेहरमा बीबी, मुझे दाद बख्श ही रहने दे। ज़मीन की खाक को सर पर मत चढ़ाएं, सर पड़ी खाक बर्बादी की अलामत कहलाती है। सरदार बेगम ने दाद बख्श को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, फिर सरदार बेगम को इसी दाद बख्श को अर्श से उठाकर फर्श पर फेंकना पड़े। दाद बख्श नहीं सह पाएगा, वो कहते कहते जैसे कमज़ोर पड़ गया था और फिर वहाँ से निकलता चला गया था। मेहरमा शशद सी बैठी रह गई थी। दाद बख्श अपने आप को, अपनी ज़ात को किसी दायरे में रखता था, ये तो इसे आज पता चला था। सुनहरे धूप अपने तन पर सजाने के लिए सूरज के साए तले बैठे थे। आज सरदार बेगम का तख्त भी हवेली के लॉन में सजा दिया गया था और झलमलाती धूप इनके इर्द गिर्द हिसार बांध के खड़ी हो गई थी। वहीं बैठे बैठे गाँव की 2 औरतें भी इनसे मिलने चली आईं। रखी, आज धूप अच्छी निकली है, तो चावल ही साफ करवा के रखवा लो। सरदार बेगम तकिए के सहारे ज़रा सा उठते हुए बोली। जी सरदार बेगम, मैं भी यही सोच रही थी। रखी घुटनों पर जोर डालते हुए बोली। रजाई, अज्जू और रफ़ीक से कहो चावलों की बोरी निकाल कर यहाँ रख जाएं, मैं यहाँ कपड़ा बिछवाती हूँ। रखी ने हदायत दी। मैं भी हाथ बैठा दूँ? गांव की एक औरत ने उठते हुए कहा। अरे नहीं रुकैया बैठो, तुम तो मेहमान हो यहाँ। सरदार बेगम ने इस औरत को रोक दिया था। ये तो आपका बड़ापन है सरदार बेगम। वो औरत इतनी इज्जत पर बड़ी खुश हुई थी। हम दोनों आपके पास किसी काम से आए थे। इस औरत ने ज़रा ठहर कर तमहीद बांधी। तो जी, दरअसल मेरा बेटा गाँव के स्कूल से 10 जमातें पढ़ चुका है,
अब शहर के कॉलेज में पढ़ना चाहता है, लेकिन हमें शहर के कॉलेज में दाखिले वगैरह का कुछ भी नहीं पता, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसका दाखिला करवा दें। उन्होंने ज़रा झिझक के कहा था। वो लोग इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी। सरदार बेगम मुस्कुरा दी। तुम परेशान ना हो, मैं दाद बख्श से कहूँगी, वो तुम्हारे बेटे का दाखिला करवा देगा। बस 10वीं जमात में इसके नंबर अच्छे होने चाहिए। ये ले चाय। सजाई ट्रे में चाय और बिस्किट सजाए आ गई। यही तो इस हवेली की खासियत थी कि हर आने वाले की इज्जत और कदर की जाती थी, चाहे वो फ़कीर होता, चाहे गाँव का कोई कमी गली, चाहे अपना कोई करीबी अज़ीज़। बहुत मेहरबानी सरदार बेगम, बहुत बहुत मेहरबानी। मशकूर होने लगी थी। सरदार बेगम इनके साथ बातों में मसरूफ़ थी जब हवेली का गेट खुला और चमचमाती हुई बिजारो अंदर दाखिल हुई। फिर इसमें से रमीज़ का चेहरा नमदार हुआ। रमीज़ सरदार बेगम से देखकर चौंक गई। अस्सलाम वालेकुम। उसने करीब आते ऊँची आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा बैठो। वो कोहनी पर जोर देते हुए उठकर बैठ गई। कैसी हैं आप? वो इनके साथ तख्त पर ही बैठ गया था। अल्लाह ताला का शुक्र है बेटा, ठीक ठाक हूँ। तुम सुनाओ, माँ कैसी है तुम्हारी? वो बिल्कुल फ़िट है। हाँ, आपको सलाम कह रही थी, इसने याद आने पे कहा। वालेकुम सलाम। तुम्हारा बाप कहाँ होता है आजकल? सालों गुजर गए, इसने तो कभी शक्ल ही नहीं दिखाई। उन्होंने दामाद के मुतालिक पूछा। कदीर हमदानी। जब से राजता के साथ शादी हुई 1 या 2 बार ही गाँव आए थे। पापा अपने बिजनेस में बिजी होते हैं, कभी सिंगापुर, कभी हॉलैंड, कभी अमेरिका और कभी दुबई। इतने दिन तो हम इनकी शक्ल नहीं देख पाते। आप भला क्या देखेंगी? रमीज़ दिलचस्पी से हंसा। और वो जो तुम्हारी माँ ने इसके साथ पसंद से शादी की थी, वो क्या हुई? इतने दिन अपनी शक्ल नहीं दिखाता तो इसकी शक्ल क्या खाक देखेगा? क्या घर की चमकती दमकती दीवारों को देख देख कर खुश होती रहती है? वो दोनों औरतें उठकर जा चुकी थी, इसलिए सरदार बेगम रमीज़ के साथ खुलकर बात कर रही थी। वो घर बैठेंगी तो घर की दीवारें देखेंगी ना। पापा से ज़्यादा मम्मा खुद बिजी होती है। रमीज़ ने कंधे उचकाकर कहा, हंसते हुए कहा। क्या मतलब? वो चौंकी। कुछ नहीं, आप ये बताएं, बाकी सब कहाँ है? इसने टाल दिया था। तुम्हारी पुप्पी अंदर आराम कर रही है, मिलना चाहो तो जाकर मिल सकते हो। बच्चियाँ कॉलेज गई है और वारिस स्कूल गया हुआ है। नहीं, अभी तो मैं चेंज करूँगा, फिर बाकी सबसे मिलूँगा। वो उठ खड़ा हुआ। रहोगे? जी रानी बेगम, यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ थी, इसलिए सोचा कि इस बार छुट्टियाँ आपके साथ गुजार लूँ। इसने मुस्कुरा कर कहा। हूँ, रजाई से कहो तुम्हारे लिए कमरा खोल देगी। उन्होंने इशारा किया और रमीज़ सर हिलाते हुए अंदर आ गया था। सरदार बेगम दूर तक किसकी पूछते को देखती रही। वो न जाने किस सोच में गुम हो गई थी। इसे कॉलेज के गेट से बाहर खड़े आधा घंटा हो चुका था इसका इंतज़ार करते हुए, लेकिन अभी भी इसकी आमद के दूर तक भी इम्कान नज़र नहीं आए थे। वो तीसरी बार घड़ी देख रहा था। मेहरबानी यूनिवर्सिटी से और महर निकाल कॉलेज से फारिग हो चुकी थी, इसलिए अज्जू इनको लेकर ले गया था, लेकिन महर आज थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए इसको पिक करने की जिम्मेदारी दाद बख्श पे आ गई थी कि मेहरमा ने खुद इसे कॉल करके कॉलेज से पिक करने का कहा था, लेकिन अब पिछले आधे घंटे से इसका कोई अता पता नहीं था। दाद बख्श चाहता तो इसके नंबर पर कॉल करके पूछ भी सकता था, लेकिन वो खुद से इसके नंबर पर कॉल भी नहीं करना चाहता था। वो जिस दायरे में ख़ुद को कैद किए हुए था, बस इसी दायरे में रहना चाहता था, लेकिन इसकी आमद में इतनी ताख़ीर इसे परेशान भी कर रही थी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया और गेट से बाहर खड़े चौकीदार के पास चला गया, लेकिन इससे पहले कि वो चौकीदार से कोई इस्तफसार करता से दूसरे चौकीदार ने गेट खोला और लड़कियों के टोले नमूदार होना शुरू हो गए। दाद बख्श थोड़ा सा साइड पे हो गया था। हाय दाद। मेहरमा इसे दूर से ही देख चुकी थी और वहीं से हाथ हिलाया था। हिदायत कौन है? इसकी क्लास फेलो ने पूछा। कौन हो सकता है? जवाब में मेहरमा शरारत से बोली, तुम्हारा मंगेतर। जुनैरा ने कयास किया। मेहरमा खिलखिला कर हंसी। मंगेतर है तो नहीं, मगर दुआ करो हो जाए। ओह, यानी अभी कोई चक्कर चल रहा है? हुमायूं फेज़े से बोली। यार कोशिश तो कर रही हूँ, मगर चल नहीं रहा है। अमेजिंग यार, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी दिलकशी ने इसे मुतासर नहीं किया। वो खुद किसी से कम है क्या? शाहाना पर्सनैलिटी है, सिर्फ पर्सनैलिटी शाहाना है। वो खुद कहीं से शाहाना नहीं, इंतहाई आजिज़, परहेज़गार और मुत्तकी सा बंदा है। तमाम औरतें इसे अपनी माँ और बहन नज़र आती हैं। मेहरमा इस्तेहज़ाइया कहते हुए हंसी थी। ओके, अब जल्दी, बेचारा कब से इंतज़ार कर रहा है। मेहरमा ने खुदा हाफिज़ कहती हाथ हिलाकर आगे बढ़ गई। दाद बख्श ने इसके लिए बैक डोर खोल रखा था, लेकिन वो बैक डोर ज़ोर से बंद करके फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई थी। दाद बख्श ने ठिठक कर इसे देखा। चलो, इसने लापरवाही से कहा। दाद बख्श ने एक नज़र मेहरमा को
और एक नज़र गेट से बाहर खड़ी इसकी दोस्तों को देखा था, इसलिए खामोशी से गाड़ी स्टार्ट करती। दातू में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा होगा, इसने सुकून से दाद बख्श की तरफ रुख मोड़ा। जी, गुस्सा भी आया होगा? नहीं, क्यों? ये तो मेरा काम है। सरदार बेगम पूरी उम्र किसी का इंतज़ार करने को कहती तो पूरी उम्र बैठ कर इंतज़ार करता रहूँगा। ये तो महज 10 मिनटों का इंतज़ार था। तुम्हारी अपनी मर्ज़ी चाहत कुछ नहीं है, ज़ुमाइनी अंदाज़ से बोली। मेहरमा बीबी, आपने इस हवेली में आँख खोली है, इसलिए ऐसी बातें सोच सकती हैं। सरदार बेगम ने मुझ पर एहसान किया है, मुझे मोहब्बत दी है, सहारा दिया है। मेरा सर ही नहीं, दिल भी इनके सामने झुका है। मैं अपनी हैसियत भूला नहीं हूँ। इसने मेहरमा के सवाल पर ढके छुपे अंदाज में अपनी हैसियत जता दी थी। दादी बेगम ने कभी भी तुम में और हम में कोई फ़र्क नहीं रखा, ना ज़ात पात का और ना अपने पराये का। जितना प्यार हमको दिया है, इससे भी ज़्यादा तुम्हें दिया है। हमेशा तुम्हारी बात को अहमियत दी, हर जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी, हर भरोसा तुम पे किया। लेकिन तुमने फिर भी ऊंच नीच और हैसियत की दीवार उठा रखी है। दादी बेगम ने बकौल तुम्हें फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया, लेकिन तुम्हारी सोच आज भी इस फर्श पे है जहाँ से उन्होंने तुम्हें उठाया था। मेहरमा ने इसे खरी खरी सुना डाली। मेहरमा बीबी, हकीकत हकीकत ही रहती है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। भला ये तो सरदार बेगम की करम नवाजी है कि उन्होंने मुझ नाचीज़ की ज़िंदगी को संवार दिया, और अब मेरी ज़िंदगी का भी यही मकसद है कि इनकी खिदमत में वक्त गुजारूँ, इन्हें सुकून और आराम दूँ, ना कि मेरे साथ इनके लिए परेशानी का सबब बने। इसने कहते हुए सड़क की एक साइड पर गाड़ी रोक दी और नीचे उतर आया था। आप प्लीज़ पीछे सीट पे आ जाए। इसने पीछे दरवाज़ा खोल दिया था। क्यों? हम जानती हैं, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बराबर बैठना चाहती हूँ। बदतमीज़ी से बोली। मैं इस काबिल नहीं। वो भी अपनी बात पे कायम था। मेहरमा डैशबोर्ड से अपना बैग उठाकर तिलमिलाती हुई अपनी ऑफिस जब्त करती फ्रंट सीट से उतरकर पिछली सीट पर आ बैठी। इसके बैठते ही दादबख्श ने दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आ गया। फिर बाकी का तमाम रास्ता वो बिल्कुल खामोश रही थी, और इसकी खामोशी इसके गुस्से का इजहार थी। दादबख्श ने सुकून का सांस लिया था, लेकिन जैसे ही इसकी गाड़ी हवेली में दाखिल हुई वो ठिठक गया। सामने ही रोश पर ब्लैक बिचारू खड़ी थी। रमीज़ साहब आए हैं, इसने हैरानी से सोचा, और इसकी बिचारों के पीछे ही गाड़ी पार्क कर दी। क्या बात है जनाब, यहाँ मेहमानों को कंपनी देने का कोई रिवाज नहीं है क्या? मेहरमा शाल ओढ़े बालकनी में खड़ी थी और उसके पीछे रमीज़ भी वहीं चला आया। मुझे सब लोगों की कंपनी कम पड़ गई थी क्या? क्या आपको मेरी कंपनी का ख्याल आ गया? यही समझ लो। रमीज़ सोमाइली अंदाज में मुस्कुराया, फिर मायूसी होगी आपको। क्यों जनाब? मेरा मूड ख़राब है, इसलिए बेहतर है कि आप भी चुप रहें और मुझे भी चुप रहने दें। और हाँ, मुझे ये जनाब शनाब कहना अच्छा नहीं लगता, एहतियात कीजिएगा। उसने करारा सा जवाब दिया था। तो फिर क्या कहूँ मेहरमा? वो दो बोली। नहीं, मैं तुम्हें माँ ही कहूँगा, जैसे बाकी सब कहते हैं। ठीक है। वैसे तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? पुलिस ने इसे गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा। मैं ज़्यादा पर्सनल सवाल पसंद नहीं करती, मेहरमा ने आगवारी से बोली थी। रमीज़ ने ज़रा सा सर पटाकर इसे देखा। वो सिर्फ ज़िद्दी और हट दरम ही नहीं, हंसी मुँहफट भी लग रही थी, और किसी मुँहफट से मुरव्वत की तवक्का रखना इंतहाई उपस था। रमीज़ को खासा मुश्किल प्रोजेक्ट लगी थी। आज तो खासी रूड भी हो रही हूँ। प्लीज़ रमीज़ भाई, वो झुंझुला के बोली। सिर्फ रमीज़ भी कह सकती हूँ। ओके रमीज़ साहब, प्लीज़ आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ, आपसे ठीक तरह से बात नहीं कर पाऊँगी। आप नीचे चले जाएँ, बानो और निगार वगैरह आपको कंपनी देंगी। रमीज़ को ताव आया था, लेकिन फिर नज़रअंदाज कर दिया। ओके मैं चलता हूँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि कल तुमसे फ्रेश मूड के साथ मुलाकात होगी। रमीज़ वहाँ से चला गया था, लेकिन मेहरमा वहीं बालकनी में खड़ी रही और इससे खड़े खड़े काफ़ी देर गुजर गई थी। जब मेहरबानो अंदर दाखिल हुई। क्या बात है कि आज फिर दादबख्श के साथ कुछ झगड़ा हुआ है? मेहरबानो ने छूटते ही इस्तफसार किया था। तुम्हें कैसे पता? मेहरबान ने मेहरबानों को हैरानगी से देखा। पूरी हवेली में एक वही तो है जो तुम्हारी बात से इख्तलाफ करता है। यकीनन आज भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। आज तो तुम कॉलेज से अकेले ही इसके साथ आई हो। मेहरबानों ने काफ़ी गहराई से मुशाहिदा किया था और दूसरा नज़ा लगाया था। मेहरमा, तुम जिस रास्ते पे चल रही हो, अंजाम सोचा है तुमने? मेहरबानों का लहजा संजीदा था। अंजाम कोई भी नहीं सोचता, और जो अंजाम सोचता है वो आगाज़ भी नहीं करता। वो भी मेहरबानों के करीब आ खड़ी हुई थी। ज़माने वो थे माही, जब लोग दिल के कहे पर चल पड़े थे,
ये ज़माना और है जहाँ हर काम बाकायदा प्लानिंग से और सोच समझ कर किया जाता है, क्योंकि ये ज़माना बहुत फास्ट है। इंतहाई तेज़ रफ्तार और तेज़ धार यहाँ मुँह के बल गिरने का और कुचले जाने का खदशा ज़्यादा होता है। फिर बानो ने इसे समझाने की कोशिश की थी, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अपनी नादानी और बेवकूफ़ी से बाज आ जाओ। जिसे तुम बेवकूफ़ी और नादानी का नाम दे रही हो, मेरे दिल की खुशी है बानो, महरमा तड़प कर बोली थी। तुम्हारे दिल की खुशी दादी बेगम के दिल का आज़ार बन जाएगी महरमा, और वो मुफ्त में मारा जाएगा। ये ऊंची हवेलियों वाले अपनी खुदसर बेटियों पर इल्ज़ाम नहीं डालते, इनके ताप का निशाना गरीबों के फर्जंद बनते हैं। दादी बेगम हम सब के लिए कितनी ही नरम खुद सही, लेकिन इस मामले में इनका जलाल भी देखने वाला होगा और निशाना दाद बख्शी बनेगा। मेहरबानों ने हकीकत पसंदी से काम लेते हुए इसे सब साफ साफ बता दिया था। मेहरमा कितनी ही देर कुछ कह न सकी। रजाई दाद बख्श कहाँ है? 2 दिन से कहीं नज़र नहीं आया। मेहरमा कॉलेज से वापस पर लंच करने के लिए बैठी तो बेसाख्ता ही पूछ लिया। 2 दिन से इन दोनों का कोई आमना सामना नहीं हुआ था। इस बेचारे की तो तबीयत ही बहुत ख़राब है। आजा बेगम ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए इसकी बात सुन चुकी थी, लेकिन मेहरमा इनकी जवाब पर बुरी तरह चौंकी। क्या हुआ दाद बख्श को? इसने दूसरी बार भी रजाई को ही मुखातिब किया था। 2 दिन मज़दूरों के पीछे भाग दौड़ करता रहा। ज़मीनों पे हल चलाना था, आधा काम मज़दूरों ने किया, आधा इसने खुद किया। शाम गए, वापस आकर नहाने घुस गया। इतनी मुशक्क़त करने के बाद जिस्म गर्म था, इसलिए ठंडे पानी से नहाने की वजह से बुखार हो गया। अभी इसे चाय देकर आई हूँ, इसका गला भी ख़राब हो रहा था। रजाई ने काफ़ी तफसीली जवाब दिया। मेहरमा की परेशानी दो चंद हुई, लेकिन हाजा बेगम की मौजूदगी का बायस इजहार नहीं किया। बहुत ही मेहनती और अच्छा बंदा है दाद बख्श। सरदार बेगम को ऐसा मुलाजिम आने वाली कई नस्लों में भी नहीं मिलेंगे। हाजा बेगम ने तंज़िया सराहा। दाद बख्श मुलाजिम नहीं है अम्मा बेगम। मेहरमा इनकी तरफ रुख मोड़ते हुए चबा कर बोली थी। तो फिर क्या है? उन्होंने मुस्तक़िल तमस्खुर उड़ाया। ये सवाल आप दादी बेगम से जाकर करें। दाद बख्श मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा नवासा है, और कितने रिश्ते बताऊं। सरदार बेगम की समातों से भी हाजा बेगम की आवाज़ दूर नहीं रह सकी थी। दाद बख्श के लिए रजाई को यखनी बनाने का कहने आई थी, और ये काम इनके लिए इतना अहम था कि वो खुद अपने कमरे से उठकर यहाँ तक आ गई थी। यानी दाद बख्श इस हवेली में वारिस का हिस्सेदार है, वरासत का हिस्सेदार है। जागीर और जायदाद का बंटवारा हुआ तो दोनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। हाजा बेगम अपने सीने में सालों से फांस खींचनाहट का सवाल आज बेसाख्ता ही ज़ुबान तक ले आई थी। इस हवेली की वारिस और हकदार मैं खुद अभी ज़िंदा हूँ, और इस हवेली के वारिस और हकदार का फ़ैसला मैं खुद करूँगी। और एक बात कान खोल कर सुन लो बहू बेगम, इस हवेली और जायदाद से सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा। मैं 4 गाँव के लोगों में बैठ के हिस्सा करूँगी। सरदार बेगम सख्ती से कहकर रजाई को लेकर वहाँ से चली गई थी। हाजा बेगम नागिन की तरह बल खा रही थी। वो अजीब सी कशमकश का शिकार थी। दिल बेचैन था और इस तरह आपके घेरे में था। दिल जिस पर आमादा था, दिमाग इसी पर इनकारी हो रहा था। काफ़ी देर वो बिस्तर पर लेटी यूं ही करवटें बदलती रही और आखिर उठकर बैठ गई। अपने ध्यान को इसकी सोच से हटाने के लिए इसने एक जतन किया और टेलीविज़न ऑन करके बैठ गई। तकरीबन 5 मिनट बाद वो चैनल सर्च करती फिर रही, फिर रिमोट बेड पर उछाल कर उठ खड़ी हुई, अलमारी के पास गई और अपनी गर्म शाल निकाल कर उड़ती हुई कमरे से बाहर निकल आई। बाहर हर तरफ मल्क जैसा अंधेरा फैल रहा था। वो आहिस्ते से सीढ़ियाँ उतरती ड्राइंग रूम में खुलने वाले दरवाजे के पास आ गई। ये दरवाज़ा खुलते और बंद होते हुए अच्छी खासी आवाज़ पैदा करता था। इसकी चिड़चिड़ाहट दूर तक सुनाई देती थी। मेहरमा ने हैंडल थाम कर जैसे ही दरवाजे को अपने खींच कर खोला, इसकी बुलंद आवाज़ में उभरने वाली चिड़चिड़ाहट पूरे ड्राइंग रूम में गूंजी थी। मनहूस हो बड़बड़ाती हुई दाद बख्श के बेडरूम के सामने आ रुकी। एक लम्हे के लिए ठहर कर अपना मूड दुरुस्त किया और फिर दरवाजे पर हाथ से हल्का सा दबाव डाला। दरवाज़ा खुलता चला गया। दाद बख्श अभी भी अपने बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद करके नहीं सोया था। कोई ऐसा कुछ भी पर्सनल नहीं था। मेहरमा बिना आहट के अंदर आ गई थी। अंदर कमरे में नीले रंग की ज़ीरो पालक की मध्यम सी वसूखेज़ रोशनी फैली हुई थी। कमरे का माहौल खासा ख्वाबनाक लग रहा था। मेहरमा के दिल की बेले बदल गई थी। वो दबे कदमों चलती हुई इसके बेड के करीब आ गई। दाद बख्श दाएं करवट सोया हुआ था। दाद, इसने मध्यम सी आवाज़ में पुकारा। वो शायद दवाइयों के ज़ेरे असर गहरी नींद सोया हुआ था। मेहरमा बेड की करीब ही दरवाजे
दो जानों कालीन पर बैठ गई। इसके एन सामने दाद बख्शा चेहरा था। इसके सियाह बाल इसकी कशादा पेशानी पर गिरे हुए थे। हमा वक्त इनकी इज्जत और एहतराम में झुकी रहने वाली आंखें नींद से हम कनार थीं। सियाह कनी मूँछों तले दबे कटावदार होंठ नरमी से भींचे हुए थे और 2-3 दिन की बड़ी हुई शेव भी हमा की अमीक निगाह से माफ़ी नहीं रह सकी थी। दाद बख्श, न जाने किस माँ के लाल हो तुम। तुम्हारी जवानी तो इसने देखी ही नहीं। देख लेती तो फ़ख्र करती, तुम्हें पैदा करने पर इतराती। आहिस्ते से अपना हाथ शाल से निकाला और इसकी पेशानी से बाल हटाकर इसकी पेशानी पर रख दिया। इसकी पेशानी पूरी तरह तप रही थी, लेकिन दाद बख्श ठंडे हाथ की दर्द के सर्द लम्स पे करंट खाकर बेदार हुआ था। वो तड़प कर उठ बैठा था। मेहरमा बीबी, इसने मुल्क जैसे अंधेरे में भी इसे पहचान लिया था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं तुम्हारी तबीयत पूछने आई थी। मेहरमा ने खुद ही हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखा छोटा सा लैम्प जला दिया। मेरी तबीयत? मगर इस वक्त इसने वॉल क्लॉक की सिम देखा। रात का 1 बजा था। जब फुर्सत मिलेगी तभी पूछूंगी ना, इसने बेनियाज़ी ज़ाहिर की। इस वक्त आपका मेरे रूम में आना मुनासिब नहीं। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें। दाद बख्श बुखार से सुर्ख आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे और कच्ची नींद हलगोरे ले रही थी। दाद बख्श ने कंबल हटाकर पाँव बेड से नीचे उतारे थे। अब तुम उठ क्यों रहे हो? मेरे सर पे बदनामी खड़ी है और मैं सोया रहूँ? व्हाट? अब मैं तुम्हारे लिए बदनामी हो गई हूँ? बदल में लाकर बोली, जहाँ कोई मजबूत रिश्ता ना हो वहाँ बदनामी ही होती है। मेरा आपके दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। इसने स्लीपर पहनते हुए खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हो? मेहरमा चबाकर बोली। इसे गुस्सा आ रहा था। कमरे से बाहर। तुम कहीं नहीं जाओगे? बाहर बहुत ठंड है। मैं आपको भी तो अपने कमरे से नहीं निकाल सकता। दाद बख्श ने कुर्सी पर रखी अपनी गर्म चादर ओढ़ी। बुखार से लिपटे हुए वजूद पे माहौल की हल्की तेज़ाब की तरह महसूस हो रही थी। तुम खुद भी कहीं नहीं जा सकते। बैठो यहाँ। मेहरमा ने दाद बख्श सीने पे हाथ रखकर इसे पीछे बेड की तरफ धकेला। कंबल ओढ़ो और पाँव अंदर करो। इसने दाद बख्श के पाँव से स्लीपर भी निकाल दिए थे, लेकिन वो अपनी जगह पे दम बहुत सा रह गया था। एक अर्श पे इसे सरदार बेगम ने बिठाया था और एक अर्श पे मेहरमा वली मोहम्मद बिठा रही थी। दाद बख्श की नज़रें मेहरमा पे गड़ी थी। वो जो इससे आंख उठाकर भी नहीं देखता था, आज आंखें फैलाए से देख रहा था। इसने नज़र उठाकर दाद बख्श को देखा, लेकिन इसे अपनी तरफ ही देखता पाकर इसकी पलकें बेसाख्ता झुक गई थीं और सर तापा इसके सामने थी। इसकी मोहब्बत और एक नज़र अनायत थी कि मुंतज़िर। इसके रूम से दाद बख्श की मोहब्बत की महक उठ रही थी। वो सरापा संदल बनी हुई थी। दाद बख्श चाहता तो अपने घुटनों पर रखे इसके हाथों पे अपने हाथ रखकर इसकी मुंतज़िर मोहब्बत को कबूलियत की सनद दे सकता था, लेकिन अगर वो ये चाहता तो और बहुत कुछ खो देता। और इसे बहुत कुछ में सर फहरिस्त सरदार बेगम का एतबार और अपने किरदार का फ़ख्र था, और वह दोनों चीज़ें ही नहीं खो सकता था। बस इसे इस वक्त इस लम्हे को खोना था जो इसने खो दिया। वो मेहरमा वली मोहम्मद के हाथ भीमरवती से झटक कर खड़ा हो गया और दूसरे ही लम्हे कमरे से बाहर निकल गया और मेहरमा अपनी जगह पर पथराई हुई बैठी रह गई। वो लॉन के बीचों बीच खड़ा गहरी सांसें ले रहा था। लॉन की घास भीगी भीगी लग रही थी और धुंध के बाइस रात की स्याही सुर्ख धुंध की रोशनी में बदल रही थी। फजर की अज़ान में आधा घंटा रह गया था। इसे नमाज़ पढ़ने के लिए जाना था, इसलिए बेहतर था कि ये काम अभी ख़त्म कर लेता। इसने सरदार बेगम के कमरे के बाहर ठहरते हुए एक पल के लिए सोचा और फिर दस्तक दे डाली थी। सरदार बेगम तहज्जुद के वक्त उठती थी और सुबह सूरज की पूर्व उठने तक जागती रहती थी। इस दौरान वो कुरान पाक, नमाज और वजीफ़ा पढ़ती रहती थी। अगर इस इबादत से फ़ारिग हो जाती तो तस्बीह लेकर अपने बिस्तर पे बैठ जाती थी। वो शायद कुछ पढ़ रही थी। इससे दाद बख्श की दूसरी दस्तक पे भी जवाब मौसूल नहीं हुआ था और बिलाखिर तीसरी दस्तक देने के बाद दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हो गया था। सरदार बेगम सामने ही जाए नमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी, पर उन्होंने आंखों के इशारे से इससे बैठने का कहा था। ठीक तो हो? उन्होंने तशवीश भरे लहजे में पूछा। वो अल्लाह के हज़ूर दुआ मांगकर दाद बख्श की तरफ मुतवज्जा हुई। जी ठीक हूँ। कहाँ से आ रहे हो? बाहर लॉन से। क्यों, खैरियत? तुम्हारी तो तबीयत ख़राब थी, फिर इतने सर्द मौसम में बाहर क्यों चले गए? दाद बख्श चंद सानियों जो ही खामोश बैठा रहा, फिर कुर्सी से उठकर चाय नमाज के करीब आकर बैठ गया और हाथ बढ़ाकर सरदार बेगम का हाथ पकड़ लिया। वो हैरानी से इसके हरकत नोट कर रही थी। आपके सामने कोई बात करूं तो क्या इसके लिए कसम खाकर यकीन दिलाना ज़रूरी है? वो काफ़ी संजीदगी से ठहर ठहर कर बात कर रहा था। सरदार बेगम के तजस्सुस में इजाफे के साथ साथ पेशानी की शक्लों में भी इजाफा हो गया। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम?
इन्हें हैरत थी जो मैं पूछ रहा हूँ वो आप वो बताएं। दाद बख्श का लहजा और अंदाज तो दो हो रहे थे, तो खुद जानते हो। लेकिन ये बात ही कुछ ऐसी है कि आपका एतमाद डोल सकता है। बात जो भी हो दाद बख्श, तुम पर मेरा यकीन इतना कमज़ोर भी नहीं कि डामाडोल हो जाऊँ। सरदार बेगम का लहब लहजा मजबूत था। मैं बहुत दिनों से बात, बल्कि बहुत अरसे से ये बात आपके इल्म में लाना चाह रहा था, लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं, हौसला नहीं पा रहा था कि आपके सामने ये सब कह पाता। मैं सोचता था कि सब खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ साथ इसे अकल आ जाएगी, वो समझ जाएगी, लेकिन वो बहुत नादान है। आपने मुझ पर एतमाद किया, मुझ पर भरोसा किया, अपनी इज़्ज़त या अपनी अमानतें मुझ पर यकीन रखते हुए मुझे सौंप दी। मैं सब कुछ हो सकता हूँ, मगर बेगैरत और बेज़मीर नहीं हो सकता कि आपकी इज़्ज़त या अमानत को ख़यानत करूँ। मैं आपकी इज़्ज़तों का अमीन हूँ और हमेशा यही रहना चाहता हूँ, और इसके लिए ज़रूरी है कि मैं इस हवेली से दूर हो जाऊँ। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, इस वक्त से पहले जब इस हवेली के मुकीम खुद मुझे धक्के देकर निकालेंगे। दाद बख्श कहते कहते जैसे थक गया था, और सरदार बेगम साथ तो सामन सी बैठी इसे देख रही थी। किसकी बात कर रहे हो तुम? कुछ देर बाद सरगोशी में बोली मेहरमा बीबी की। इनके अंदेशों की तस्दीक हो गई थी। सरदार बेगम जो कि तू बैठी रह गई थी। पहले कभी क्यों नहीं बताया? उनकी आवाज़ किसी कुएं से आती महसूस हो रही थी। पहले बात कभी इस नौबत तक नहीं पहुंची थी। नौबत? उन्होंने इस्तफामिया नज़रों से देखा। आज रात वो मेरे कमरे में आ गई थी, मेरी अयादत के लिए। मुझे पता ही नहीं चला वो कब आई। मैं दवाइयों की वजह से नींद में था। पता तो तब चला जब मेहरमा बीबी ने मेरी पेशानी पर हाथ रखा। दाद बख्श ने आज सारे राज़ या कर दिए थे और अपने ज़मीर पे रखा बोझ भी उतार फेंका था। अब सरदार बेगम चाहे जो भी फैसला सुनाती, मगर वो हल्का फुल्का और आज़ाद हो चुका था। आप प्लीज़ मुझे यहाँ से दूर भेज दे, इसने फिर कहा था। इन्हें उकसाया था। तुम्हें क्यों भेजूँ? इसे ही ना भेज दूँ? उन्होंने खुद कलामी के से अंदाज में कहा। कैसे? दाद बख्श छिटक गया था, जैसे हर बेटी माँ बाप का घर छोड़ के जाती है। सरदार बेगम का लहजा मजबूत और फैसलाकुन था। दाद बख्श हैरत से देखता रह गया था। पिछले 4-5 दिनों से सरदार बेगम गहरी सोच में डूबी हुई थी। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी इज्जत को बेदाग कैसे रखे, लेकिन ऊपर वाला साथ देने वाला हो तो सब मुमकिन हो जाता है। 2 दिन हुए थे रमीज़ को वापस शहर गए हुए, और आज 2 दिन बाद राशिदा बेगम अपने शौहर कद्दीर हमदानी के हमरा हवेली चली आई थी। हाजा बेगम अपने भाई को देखकर खूब आओ-भगत कर रही थी, जबकि राशिदा बेगम आज राबे बीबी बड़ी भाभी पे फ़िदा नज़र आ रही थी। इस चीज़ पर सरदार बेगम को भी हैरत हुई थी, लेकिन 1 घंटे बाद जब राशिदा बेगम ने अपना मुद्दा बयान किया तो सबको समझ आ गया था। यहाँ तक कि ड्राइंग रूम में बैठे में कदम रखते दाद बख्श के कदम भी थम गए थे। अम्मा बेगम, आप जानती तो हैं ना कि मेहरमा के लिए दिया हुआ रमीज़ का प्रपोज़ल वली भाई ने खुद कबूल किया था। जब साजदा ने कासिम अली के लिए मेहरबानों को मांगा था तो मैंने भी मेहरमा की पैदाइश के बाद यही सवाल किया था, और वो खुशी खुशी मान गए थे। राशिदा बेगम की आमद का जवाज़ दाद बख्श के सामने खुल चुका था। वो वहाँ से उल्टे कदम वापस पलटा था। मेहरबानों बड़ी हुई तो साजदा बेगम ने इस रिश्ते का बाकायदा ऐलान किया था, मंगनी की थी। फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? आजकल के बच्चों को आप जानती ही तो हैं। मिजाज के ख़िलाफ़ बात कर दो तो इतने ही दिन के लिए इनके मूड ही ऑफ रहती है। मैं डरती थी कि न जाने बच्चों की पसंद और नापसंद क्या होगी, लेकिन शुक्र है कि रमीज़ को खुद बहुत ही मेहरमा का ख्याल आया है। वो इसे पसंद करने लगा है, शादी पे आमादा है, और इसीलिए मैं आज भागी भागी चली आई हूँ। राशिदा बेगम ने चहक कर कहा। तुम और तुम्हारा बेटा तो आमादा है, लेकिन ये भी देखना है कि मेहरमा और मेहरमा की वालदा क्या कहती है। उन्होंने बेटी को धीरज रखने का कहा था, मगर अम्मा बेगम, इसमें कहने न कहने की बात कहाँ से आ जाती है? रिश्ता तो पहले ही हो चुका है। राबे भाभी भी जानती हैं। इस रोज़ पास ही तो थी। राशिदा बेगम ने हैरत और ताज्जुब का इजहार किया। इस रोज़ और आज के रोज़ में बड़ा फ़र्क है मेरी बच्ची। क्या मतलब है आपका? मतलब तुम्हें सोच समझ कर बताएंगे। मगर अम्मा बेगम, राशिदा ने कुछ कहना चाहा। कुछ वक्त दो हमें। वो वहाँ से उठ खड़ी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? मेहरमा का दिमाग घूम गया था। वो एक झटके से सोफे से खड़ी हो गई थी। हो चुका है, मेहरबानों ने रसानियत से कहा। मैं रमीज़ भाई के साथ शादी नहीं करना चाहती। वजह? मेहरबानों यूँ पूछ रही थी जैसे अनजान हो। वजह तुम जानती हो मेहरबानों? मैं जानती हूँ ना दादी बेगम नहीं जानती।
मेहरबानों ने कंधे झटके। तो तुम बता दो इनको, मैं किसी पर जुल्म नहीं कर सकती। जुल्म? मगर इस किस पे? मेहरमा को हैरानी हुई। दाद बख्श पर। तुम्हारे की सज़ा दाद बख्श को मिलेगी। इसमें दाद बख्श कहाँ से आ गया? तुम ही तो लेकर आई हो माही। इसका इसका इस हवेली के सिवा और कोई ठिकाना नहीं है। माही, इसे जलील मत करो। यहाँ से निकाला गया तो कहाँ जाएगा? मेहरबानों इसे समझाने की एक बार फिर नाकाम कोशिश की थी। यहाँ से क्यों निकाला जाएगा? अगर दादी बेगम को वाकई इससे मोहब्बत है तो वो इसे कभी नहीं निकालेंगी। ये तो बात की बात है ना कि क्या होगा। अभी तो सिर्फ ये सोचना है कि मेहरबानों में कुछ भी सोचना और समझना नहीं चाहती। मैंने जो कह दिया है बस कह दिया है। मैं रमीज़ भाई से शादी नहीं करूँगी। मेरी तरफ से इनकार है। मेरा इनकार दादी बेगम तक पहुँचा देना। वो कह के वहाँ से चली गई थी और मजबूर मेहरबानों ने इसका इनकारी दादी बेगम के हज़ूर पेश कर दिया था, जिस पर उन्होंने मेहरमा को अपने कमरे में तलब किया था। जी दादी बेगम, आपने बुलाया था मुझे? इसने इनके रूबरू बैठते हुए सर झुकाकर धीमे लहजे में पूछा था, लेकिन इनकी सरकशी की बू से इसके एक एक अंग से महसूस हो रही थी। तुमने रमीज़ के लिए इनकार किया है? जी, इसने एतराफ़ किया। मैं तुमसे इनकार की वजह नहीं पूछूंगी, बल्कि पूछूंगी कि क्या वो भी इस इनकार में शामिल है जो इस इनकार की वजह है। सरदार बेगम का सवाल मेहरमा को परेशान करने के लिए काफ़ी था। देखो मेरी जान, मैं एक असूल परस्त और इंसाफ पसंद जागीरदार की बीवी हूँ। आज से बहुत साल पहले राजदा ने करीर को पसंद किया था और चौधरी इम्तियाज़ के रिश्ते से इनकार किया था, लेकिन मैंने इनकार की वजह नहीं पूछी थी, बल्कि सिर्फ इतना कहा था कि जिसके साथ रुखसत होना चाहती हो इसे अपने साथ लेकर आओ। वो आकर तुम्हारा हाथ मुझसे मांग ले। इसने कदीर से रब्ता किया। वो अपने माँ बाप के साथ हाजिर हो गया। उन्होंने हाथ मांगा। मैंने बेटी को धूमधाम से इसके साथ रुखसत कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर इनकार या इख्तलाफ करूँगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा मुझे सारी ज़िंदगी इसकी तरफ से धड़का लगा रहेगा। इसलिए मैंने वो धड़का ही ख़त्म कर दिया, इज़्ज़त और शराफत के साथ। वो बात करते करते लम्हा भर को गोया सांस लेने को रुकी नहीं। और आज इतने सालों बाद मेरी पोती ने भी वही इनकार किया है, इसलिए मैं आज भी इनकार की वजह नहीं पूछूंगी, बल्कि यही कहूँगी कि जिसके साथ रुखसत होना चाहती हो इसे अपने साथ ले आओ। वो अगर तुम्हारा हाथ मुझसे मांग है। सरदार बेगम ने सपाट से अंदाज में कहकर बात ही ख़त्म कर डाली और मेहरमा हक्का बक्का देखती रह गई। रजाई रजाई मेहरमा खुद पर जब्त करती रजाई को पुकारे जा रही थी। जी माही बीबी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती सामने आई। दाद बख्श कहाँ है? इसके लहजे में कुछ ऐसा ज़रूर था कि रजाई चौंक गई। मैं तुमसे पूछ रही हूँ रजाई। वो चीख कर बोली। जी वो तो कल से डेरे पे हैं। कब आएगा? जी आज तो नहीं आएंगे, ज़मीनों पे काम कर हो रहा है। तो फिर अज्जू से कहो गाड़ी निकाले। रजाई अज्जू को गाड़ी निकालने का पैगाम पहुँचाने चली गई। माही ये क्या कर रही हो? मेहरबान इसके पीछे आई थी। डूबने से पहले बचाव के लिए हाथ पाँव मार रही हूँ। वो आंखों की नम गोशे रगड़ते हुए बोली। इस आजमाइश में मत डालो। इसे आजमाइश में ना डाला तो मैं ना आर लगूंगी ना पार। इसने सख्ती से जवाब दिया। माही बीबी गाड़ी तैयार है। रजाई वापस आते हुए बोली। चलो मेरे साथ। वो रजाई को इशारा करती आगे बढ़ गई थी। अवाइल मार्च के दिन थे। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था, लेकिन वो बहुत बेचैन था। दिल में कहीं एक धड़का सा था कि वो पता नहीं क्या करेगी। इतनी आसानी से तो हार मानने वाली नहीं, लेकिन इसने एक बार भी ये नहीं सोचा था कि मेहरमा इसके पीछे डेरे तक भी पहुंच जाएगी। इनके बड़े से वसी और इस डेरे के अहाते में बदगिर का बड़ा सा दरख्त लगा हुआ था, जिसकी छाँव डेरे के पूरे हिस्से में फैली हुई थी। और इसी छाँव के नीचे दाद बख्श चारपाई पर ऊँधा लेटा न जाने किन सोचों में गुम था कि डेरे के अंदर आकर रुकने वाली गाड़ी के इंजन बंद होने की आवाज़ पे एकदम सर उठाकर देखा। सरदार बेगम की गाड़ी। इसे अचंभा हुआ तो एक झटके से सीधा होकर उठ बैठा। गाड़ी से रजाई की शक्ल नमूदार हुई और उसके बाद मेहरमा नीचे उतरी। मेहरमा बीबी। दाद बख्श की आंखें फैल गई। इसके कानों में खतरे का अलार्म बजा था। तुम लोग जाओ, मुझे दाद बख्श से कुछ बात करनी है। इसने हाथ के इशारे से अज्जू, रजाई समेत वहाँ मौजूद तमाम मुलाज़िमों को डेरे के हाथे से चले जाने का इशारा किया था। मेहरमा मजबूत कदम उठाती इसके सामने हाथ रखी। मैं तुम्हें लेने आई हूँ, मेरे साथ जो चलो। वो दाद बख्श की आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन दाद बख्श नज़र चुरा गया था। क्यों? मेरा हाथ मांग दी। मेरी आपके साथ शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती दाद बख्श? क्योंकि मैं नहीं करना ही नहीं चाहता। इसने साफ साफ कह दिया। दाद बख्श तुम किसी को धोखा दे रही हो, मुझको या फिर अपने आप को। मेहरमा ने इसे गिरबान से पकड़ लिया था। मेहरमा बीबी, धोखा तो आप दे रही हैं, वो भी सिर्फ अपने आप को। इसने तलखी से कहा था। तुम मुझसे नज़र मिलाकर बात क्यों नहीं करते? उसका गिरबान झंझोड़ कर बोली। मैं गुस्ताख होने से डरता हूँ।
तुम बुज़दिल हो, हकीकत के सामने आने से डरते हो। आप चली जाएं बीबी। एक तरफ सिलसिले पायदार नहीं होते, एक तरफ़ा सिलसिले पायदार नहीं होते। इसने ज़ब्त करते हुए रुख मोड़ा। एक तरफ़ा मेरी तरफ देखकर कहो दाद बख्श, ये मेहरमा वली मोहम्मद के तमाम सिलसिले एक तरफ़ा हैं। इसने इसके गिरबान को झटका दिया। चंद सानिया दाद बख्श चुप रहा, फिर इसने झुकी नज़र उठाई। 3 प्याले छलकने को बेताब थे। हाँ मेहरमा बीबी, आपके सारे सिलसिले एक तरफ़ा हैं। आप इस सफ़र में तन्हा हैं और तन्हाई का सफ़र बहुत जल्द थका देता है। दाद बख्श, या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं? वो बेबसी से बोली। नहीं, इसने मेहरमा की आंखों में देखकर कहा और मेहरमा साथ सो गई थी। दाद बख्श मज़ीद देख ना सका और पलट कर दूसरी तरफ चला गया। दाद, वो सेरेला पुकार के रह गई। बजगर के दरख्त पर बैठी कोयल बड़ी सुरीली आवाज़ में रोई थी। इसकी कोक बहुत दूर तक जा रही थी, लेकिन मेहरमा के दिल की कोक इसके दिल की दीवारों तक ही टकराती रह गई थी। रमीज़ और मेहरमा की मंगनी के फ़ौरन बाद ही राशिदा बेगम ने शादी के लिए भी जल्दी मचा दी थी, और सरदार बेगम को भला क्या चाहिए था। एक साथ 2 शादियों के हंगामे जाग उठे। भाग दौड़ ज़्यादा दाद बख्शी कर रहा था। हर काम इसके ज़िम्मे था। फर्नीचर वालों को ऑर्डर देने के बाद इन्विटेशन कार्ड का डिज़ाइन पसंद करने के लिए हवेली आ गया था, और इसके बाद ज्वेलर के पास भी जाना था। कपड़ों जूतों की ख़रीदारी का काम तो औरतों को खुद ही करना था, इसलिए बड़े बड़े और भारी काम दाद बख्श पर डाल दिए थे, और वो सब निपटाता फिर रहा था। इस वक्त भी वो दी शादी कार्ड लेकर निकला था, जब अपने ध्यान में किसी से टकराते टकराते बचा था। दाद बख्श, वो अपने नाम पर ठिठका। शामिर, दाद बख्श भी इसे पहचान चुका था, और फिर दोनों एकदम एक दूसरे से बगल कील हो गए थे। तुम कब आए ऑस्ट्रेलिया से? दाद बख्श गवार हैरत से पूछ रहा था। मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया है। तुमसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन तुमने शायद नंबर ही चेंज कर लिया था। तुम मुल्क चेंज कर सकते हो, तो क्या हम नंबर चेंज नहीं कर सकते? दाद बख्श को आज अपने भूले बिछड़े दोस्त से मिलकर बहुत खुशी हो रही थी। कर सकते हूँ जनाब, कर सकता हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी बता दो कि और क्या कुछ चेंज किया है इन 4 सालों में। शामिर का अंदाज़ ज़ुमाई था, इतनी औकात ही नहीं है थी। दाद बख्श इस्तज़ाइया हंसा था। तुम शादी कार्ड शॉप में क्या कर रहे थे? कहीं तुम शादी तो नहीं कर रहे? शामिर ने अंदाज़ा लगाया। वो दरअसल सरदार बेगम की बड़ी दोनों पोतियों की शादी, इसीलिए सब काम मुझे ही करना पड़ रहे हैं। चलो यार, कहीं बैठ कर बात करते हैं, इस वक्त जल्दी में हूँ, फिर मिलेंगे। फिर वो एक दूसरे से नंबरों का तबादला करते हुए रुखसत हुए थे। हेलो, वो गहरी नींद सो रही थी जब इसके मोबाइल पर रिंग होने लगी। माही मेरी जान, कैसी हो? दूसरी तरफ रमीज़ की आवाज़ थी, खुमार आलूद और बोझल सी। आप? मेहरमा के सोए हुए एहसासात बेदार हो गए थे। हाँ मैं ही हूँ रमीज़, तुम्हारे इंतज़ार और तुम्हारी तलब में पागल, एक एक लम्हा गिनने वाला। रमीज़ के एक एक लफ्ज़ से बेताबी और बेकरारी झलक रही थी। कि आप किस लहजे में बात कर रहे हैं? इसकी तर्ज़ गुफ्तगू पर इसके माथे पर बल पड़ गए थे। तुम्हें जब जब तन्हाओं में यूँ मैं सोचता हूँ, मेरा लहजा, मेरी आवाज़ ऐसे ही हो जाती है। प्लीज़ रमीज़ भाई, कंट्रोल योरसेल्फ एंड माइंड योर लैंग्वेज। बस इसने जवाब सख्ती से कहा था। यार अब कंट्रोल ही तो नहीं हो रहा, पता नहीं ये 22 दिन कैसे गुजरेंगे। रमीज़ भी बाज नहीं आया था। 22 दिन कैसे गुजरेंगे मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आपने अगर मुझसे बात करनी है तो 22 दिन बाद फ़ोन कीजिएगा। इसने कहकर फ़ोन ऑफ़ कर दिया था और फिर तकिया चेहरे पर रखकर सोने के लिए लेट गई, जब दूसरी तरफ रमीज़ भड़क रहा था। इसने जब कुछ भी जहन में ना आया तो दाद बख्श का नंबर डायल कर लिया था। वो दिन भर का थका हुआ था, इसलिए आज इशा की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ही सो गया था। मोबाइल के मरतबातुल बजने पर गिड़बड़ा के बेदार हुआ था, लेकिन स्क्रीन पर रमीज़ का नंबर देखकर चौंक गया। रमीज़ साहब का फ़ोन इस वक्त? इसने अपनी आवाज़ ठिकाने लब पे लाते हुए चंद सेकंड लगे थे और फिर कॉल अटेंड कर ली थी। दाद बख्श, कहाँ हो तुम? अपने कमरे में हूँ रमीज़ साहब, यानी हवेली में ही हो? जी हाँ। मेरा एक काम करो, इस फ़ोन को ऑन रखो और अपनी मेहरमा बीवी को दे कर आओ। मैं इससे बात करना चाहता। रमीज़ का हुक्म दिए दाद बख्श के चूल्हा तबक रोशन कर गया था। इसने हैरत से वॉल क्लॉक की समय देखा। रात के 2:30 बजे का वक्त हो रहा था। इस वक्त? दाद बख्श ने बेसाख्ता कहा। वो मेरी मंगेतर और मेरी होने वाली बीवी है, मैं इससे किसी भी वक्त बात कर सकता हूँ, अंडरस्टैंड? रमीज़ का लहजा हद तक अमेज़ था। वो चुप हो गया। रमीज़ के कहने पर दाद बख्श को उठना पड़ा। वो स्लीपर पहनकर बाहर निकल आया। वो मेहरमा के कमरे के सामने आ रुका और आहिस्तगी से दस्तक दी। पहली दस्तक पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन दूसरी दस्तक पे दरवाज़ा चौखट खुल गया था। वो नंगे पैर और नंगे सर, रोई रोई मुतवर्रम आंखों समेत इसके सामने थी। इसे देखकर वो हैरान खड़ी रह गई। रमीज़ साहब का फ़ोन है आपके लिए। दाद बख्श ने फ़ोन आगे बढ़ाया और रमीज़ का नाम सुनते ही मेहरमा के तन बदन को आग छू रही थी। अपने रमीज़ साहब से कहो कि अभी आराम करें और इत्मीनान रखें। मेहरमा वली मोहम्मद आपकी सेज ही सजाएगी।
और दाद बख्श को जवाब देते हुए इतनी ऊंची आवाज़ में बोली कि रमीज़ ने बआसानी सुना था। इसे कहो एक बार मेरी फ़ोन पर बात सुने, उसने दाद बख्श से कहा। वो एक बार आपसे बात करना। अभी अल्फाज दाद बख्श के मुँह में ही थे कि मेहरबान ने इसके हाथ से मोबाइल छीना और पूरी कुव्वत से ज़मीन पर दे मारा। मोबाइल टुकड़ों में बदल गया था। इसके कई टुकड़े सीढ़ियों से नीचे भी गिरे थे। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा सर भी फाड़ दूँगी। वो यकदम चिल्लाई और रोते हुए धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया था, जबकि दाद बख्श रात की इस पहर ऐसा हंगामा देकर खामोश रह गया था। आज शामिर ने इसे अपने घर बुलाया और इसके सामने एक पुरकशिश ऑफ़र रखी थी। दाद बख्श कितने ही लिए हैरानी के आलम में शामिर को देखता रह गया। तुम ये ऑफ़र किस बुनियाद पर दे रहे हो? हमें मिले हुए अभी दिन ही कितने हुए? क्या मतलब दाद बख्श? एक दोस्त होने के नाते अगर मैं तुम्हें बिज़नेस में शमूलियत की ऑफ़र कर रहा हूँ तो इसमें क्या बुरी बात है? शामिर ने कंधे उचकाए। लेकिन मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं किसी बिज़नेस में शराकत इख्तियार करूँ, दाद बख्श ने हकीकत बताई। यार मैं कब कह रहा हूँ कि तुम पैसे लगाओ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम काम करो, पैसा मैं लगाऊंगा। यार निकलो इस हवेली से, अपने फ्यूचर का कुछ सोचो, अपनी बीवी बच्चों का कुछ सोचो। शादी हो गई तो क्या दोगे इन्हें? क्या सरदार बेगम ही बोझ उठाएंगी? शामिर ने इसे फैसले पर उकसाया था। नहीं शामिर, ये तो मेरा भी अपने आप से अहद है कि जब तक खुद कुछ ना करूँ शादी नहीं करूँगा। दाद बख्श का लहजा मजबूत था। तो फिर करो, देख किस बात की है। और दाद बख्श सोचने का वक्त लेकर वहाँ से उठ गया था। वो सरदार बेगम को नहीं छोड़ सकता था, लेकिन सारी ज़िंदगी इन पर इन्हिसार भी नहीं कर सकता था। इस वक्त इसके जहन में भी यही कुछ चल रहा था। वो हवेली पहुंचा तब भी सोचों में गुम था। दाद बख्श, इधर आओ। ख्वाजा बेगम ने ऊंची आवाज़ में पुकारा। जी बेगम साहिबा को फ़ौरन करीब आया था। अज्जू से कहो गाड़ी निकाले, मैंने और मेहमान ने शहर जाना है। अज्जू तो नहीं है, इसको राइटिंग वालों की तरफ भेजा है। ओह, हमने तो रास्ता भाभी को टाइम दे रखा है। ख्वाजा बेगम परेशान हो गई। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? दाद बख्श के साथ चले जाओ। तुम दोनों। सरदार बेगम अंदर दाखिल हुई। मेहरमा सोफे पर चुप बैठी थी। जाओ दाद बख्श, गाड़ी निकालो। उन्होंने पोती का सर थपकते हुए दाद बख्श को हुक्म दिया था और गाड़ी स्टार्ट करते हुए दाद बख्श की नज़र बेसाख्ता मैक्यू मिरर की तरफ गई थी। मेहरमा की नज़रें झुकी हुई थी। वो पहले जब भी इसकी गाड़ी में बैठी थी अपनी नज़रों को बैक व्यू मिरर से ही फोकस किए रखती थी, लेकिन आज इसकी नज़र की बेरुखी बहुत बड़ी तब्दीली का सबूत थी। नाजदा बेगम इन्हीं लोगों के इंतज़ार में बैठी थी। नाजदा बेगम में सिर्फ दो ही बेटे थे, रमीज़ बड़ा था और समीर छोटा था। समीर स्टडी की वजह से दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहता था, जबकि रमीज़ इतने सालों से अभी तक यूनिवर्सिटी से चिपका हुआ था। दरअसल वो काफ़ी रंगीन मिजाज लड़का था, हमको और खुशबू में रहने वाला। यूनिवर्सिटी से निकलने को दिल ही नहीं चाहता था और आज तक इसके बिज़नेस वगैरह की भी कोई आसार नज़र नहीं आते थे, क्योंकि इसे काम करने से दिलचस्पी नहीं थी। इसे बस पक्की पकाई चाहिए थी और राशिदा बेगम इसके करतूतों से आजिज़ भी रहती थी और फ़िक्रमंद थी। आज मेहरमा होने वाली बहू के नाते इनके घर पहली बार आई थी। राशिदा बेगम इसके बाहर ही सदके जा रही थी। कदीर भाई कहाँ है? हाजरा बेगम सोफे पर बैठते हुए बोली। वो इस्लाम मान गए हैं किसी काम से, कल आ जाएंगे। तुम सुनाओ मेरी जान, कैसी हो? तबीयत तो ठीक है ना? इतनी सुस्त क्यों हो रही हो? राशिदा बेगम ने मेहरमा को बाजुओं के हल्के में लेकर अपने कंधे से लगाया। शादी के दिनों में हर लड़की ऐसी हो जाती है। आशा बेगम ने मुस्कुराकर मेहरमा को देखा था। अरे वो दाद बख्श, अरे वाह, दाद बख्श कहाँ है? राशिदा बेगम ने यहाँ आने पर पूछा। वो बाहर गाड़ी में होगा। अरे नहीं, वो बाहर क्यों है? बुलाओ इसको। राशिदा बेगम पूरी से बुलाने के लिए खड़ी हुई थी। रहने दो, अब हमारे दरमियान कहाँ घुस के बैठेगा? हाजा बेगम नागवारी से बोली। मेहरमा ने इतने अरसे में पहली बार आंखें उठाकर हाजा बेगम को देखा था। इसकी नज़रों में काट थी, लेकिन अपनी बेजारी और खौफ के इजहार में मगन। हाजा बेगम इसकी नज़रों की काट महसूस नहीं कर सकी थी। राशिदा बेगम मेहरमा के लिए कुछ खाने को मंगवा रही थी कि बुटीक से कॉल आ गई और फिर इन लोगों को जल्दी से घर से निकलना पड़ गया था। वो भी नमाज पढ़ के आ चुका था और वो लोग बुटीक के लिए रवाना हो गए थे। रात के 11 बजे का वक्त था जब वो लोग शॉपिंग कर फारिग हुए थे और वापस राशिदा बेगम के घर आते हुए उन्हें 12 बज गए थे। सरदार बेगम शाम से अभी तक भी कई बार फ़ोन कर चुकी थी। अम्मा बेगम, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? क्या हाजा भाभी और मेहरमा किसी गैर के घर आई हुई है? हाजा बेगम ने थक कर सोफे पर बैठते हुए पूछा। गैर की नहीं की बात नहीं है राशिदा। दरअसल मेहरमा मायूं की दुल्हन है। कल शाम इससे मायूं बैठना है और वो घर से बाहर घूम रही है।
हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। जब हम शादी की तारीख हो जाती है तो दुल्हन घर से बाहर लेके निकलती है, बदशगुनी होती है। अरे नहीं अम्मा, बेगम कोई बदशगुनी नहीं होती, वो ज़माने और थे, आप बेफ़िक्र रहें, मेहरमा अपने घर में है, चंद दिन बाद तो इसने इसी घर में आना है ना। आयशा बेगम की बात पर सरदार बेगम को परेशानी रहा थी, लेकिन रास्ता अम्मा बेगम क्या आपको हम पर इतना भी एतबार नहीं था? आयशा बेगम ने अफसोस का इजहार किया। तो सरदार बेगम चुप हो गई। दाद बख्श को वापस भेज दो। नहीं नहीं, दाद बख्श भी वहीं रहेगा, इसके लिए बेडरूम खुलवाओ और काफ़ी थक चुका होगा। उन्होंने फ़ौरन रोक दिया था। ओके, मैं इसके सोने का इंतज़ाम करवाती हूँ, आप भी सो जाइए। रास्ता बेगम ने फ़ोन बंद कर दिया था। रात के 1 बजे कदीर हमदानी की इस्लामाबाद से वापसी हुई थी। कदीर हमदानी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन बातें करने का इरादा कल सुबह पर टाल के बेडरूम में चले गए। लेकिन रास्ता बेगम बेडरूम में ना गई, वो अकेली लाउंज में बैठी हुई थी। इन्हें रमीज़ का इंतज़ार था ताकि इसका किसी से सामना ना हो, क्योंकि इन्हें यकीन था कि अगर वो इसका घर वापस आया तो अपने हवासों में नहीं होगा। और रास्ता बेगम के खदशे के ऐन मुताबिक वो जब घर में दाखिल हुआ तो इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। इसके दोस्त उसे गेट तक छोड़ कर गए थे। आप जाग रही है? रमीज़ को इन्हें अकेले बैठे देखकर हैरत हुई। हाँ, तुम्हारे इंतज़ार में। वाह, मेरे इंतज़ार में? मगर क्यों? रमीज़ सीढ़ियों की रेलिंग थाम के बहुत मुश्किल खड़ा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम इस हालत में शादी से पहले हवेली का कोई भी फ़र्द देखे। वो गुस्सा दबाते हुए बोली। हवेली का फ़र्द? यहाँ कैसे? इसे हैरानी हुई। हाजरा भाभी, मेहरमा और दाद बख्श यहाँ ही हैं। शॉपिंग करते हुए लेट हो गए थे, इसलिए मैंने इन्हें यहीं रोक लिया है। अब सीधे अपने बेडरूम में जाओ, सुबह अपने हुलिया दुरुस्त करके सामने आना। अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोली। लेकिन अभी इसका नशे में डूबा हुआ जहन एक ही लफ्ज़ पे अटका रह गया था, मेहरमा। अपने बेडरूम में आकर इसने पहला काम यही किया था कि अपनी शर्ट उतार कर फेंक, फिर सोफे पर गिर कर सिगरेट पीने लगा। लेकिन लगातार 2-3 सिगरेट पीने के बावजूद इसका ज़हन इस्लाम की गिरफ्त से आज़ाद नहीं हुआ था। वो बिलाखिर उठ कर बैठ गया और जहरखाना तहफ़्फ़ुज़ से दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गया। इसने बारी बारी बेडरूम चेक किए। आयशा बेगम जिस बेडरूम में थी इसका लॉक ओपन था, लेकिन जिस बेडरूम में मेहरमा सो रही थी वो अंदर से लॉक था। अभी खो लेता हूँ। इस पर शैतानियत सवार हो चुकी थी। वो सीढ़ियों उतरता हुआ नीचे किचन में आया था और किचन का वो कैबिनेट खोला जहाँ रास्ता बेगम घर के कमरों की चाबियाँ रखी थी। चाबियों का कुछ गुच्छा उठाकर इसके मेहरमा के बेडरूम में आने से बस 5 मिनट लगे थे, मगर वो अपनी फटा की आदत में ये भूल गया था कि वो चाबियों का गुच्छा बाहर दरवाजे के लॉक में ही झूलता हुआ छोड़ आया है। मेहरमा जिस बेडरूम में सो रही थी इसका लैंप ख़राब था, इसलिए इसने एक एनर्जी सेवर जला कर सोना पड़ा था। उस एनर्जी सेवर की रोशनी में रमीज़ की गहरी नज़रें इस पर जम गई थी। इसकी होने वाली बीवी, इसको धिक्कार कर बात करने वाली हसीना आज इसके सामने थी। ये इसके लिए नई जगह थी, इसलिए इससे कोशिश के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। वो न जाने कितनी बार करवटें बदल चुका था। इस गेस्ट रूम में कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी कि वो अपना टाइम भी पास कर लेता, और ना ही वो उठकर बाहर जा सकता था, क्योंकि वो यहाँ मेहमान था। इसलिए वो ज़बरदस्ती आंखें बंद किए लेटा रहा। लेकिन जैसे ही इसके मोबाइल पर रिंग हुई वो चौंक गया था, क्योंकि कॉल सरदार बेगम की थी। अस्सलामुअलैकुम, इसने उठकर बैठते हुए कॉल रिसीव की। क्या बात है, तुम जाग क्यों रहे हो? इन्हें इतनी जल्दी कॉल रिसीव होने पर हैरत हुई। जी, वो दरअसल नई और अजनबी जगह है, इसलिए नींद नहीं आ रही। इसने वजाहत दी। तो तुम रमीज़ के पास बैठ जाते थोड़ी देर के लिए। रमीज़ साहब घर पे थे नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आए हैं, और इस वक्त मैं इनके पास क्या बैठता। इसने सर झटक कर कहा। क्यों, रमीज़ कहाँ गया हुआ था? शायद अपने दोस्तों के साथ गए थे। मेहरमा और हाजरा बेगम सो गई हैं? जी, वो तो सो गई हैं, लेकिन आप क्यों जाग रही हैं इस वक्त? बस मेरा दिल बस मेरा बच्चा, मेरा दिल यूँ ही लेटे लेटे घबराने लगा, तो मैं उठ कर बैठ गई। आज अली मोहम्मद और इसके बाप की बहुत याद आ रही है। दिल पर उदासी छा गई है। सरदार बेगम की आवाज़ में नमी उतर आई थी। सरदार बेगम, इतनी उदासी और मायूसी, वो भी आपके लहजे में? दाद बख्श ने हैरत का इजहार किया था। दाद, मेरे बच्चे, मैं भी इंसान हूँ, बूढ़ी हो चुकी हूँ, मगर अपने बच्चों के लिए ख़ुद को जवान रखती हूँ। लेकिन कब तक ऐसा करूँगी? अब तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे पोतियों को आबाद करे और मुझे जीते जी तुम्हारी खुशियाँ देखनी नसीब करे। उन्होंने भीगे लहजे में कहते हुए दुआ दी थी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा और अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखेगा। वो भी दिल की गहराइयों से बोला था। दाद, तुम मुझे बताओ, मेहरमा ने अब तो तुमसे कोई बात नहीं की? सरदार बेगम की सुई मेहरमा पे आंध की थी, लेकिन इससे पहले कि वो इन्हें जवाब दिया, किसी की चीखों की आवाज़ पर दाद बख्श बुरी तरह चौंक गया। दाद बख्श, तुम चुप क्यों हो गए? वो बाहर किसी के चीखने की आवाज़ आ रही है, बाहर शोर सा है।
वो इजलत से कहता जूते पहन कर बाहर निकला। मेहरमा बीबी की आवाज़ है, मैं देखता हूँ कैसा शोर है। सरदार बेगम के दिल पर हाथ पड़ा। सादबश मोबाइल बंद करके जेब में डालता सीढ़ियाँ चढ़ गया था। बचाओ, वो बुलंद आवाज़ से पुकारी। मेहरमा बीबी, दादबश ने ऊंची आवाज़ में पुकारते हुए अपनी तरफ से इसे तसल्ली दी। दाद, दरवाज़ा खोलो दाद। माही बेआब की माने तड़पती और दाद की नज़र चादरों के गुच्छे की तरफ गई थी। अल्लाह ताला ने खुद ही मदद की सबील निकाल दी थी। इसने तेज़ी से चाबी घुमाई और दरवाज़ा धड़ाम से खोल दिया। सामने मेहरमा के मुंह पर रमीज़ का हाथ जमा हुआ था। वो इसकी आवाज़ का गला घोटना चाहता था और दाद बख्श को का मेहरमा को बगैर दुपट्टे के इस हाल में देख कर खून खोल उठा था। इसने आओ देखा ना ताओ छूटते ही अपने फौलादी हाथ का मुक्का रमीज़ के मुंह पर रसीद कर दिया। रमीज़ को दाद बख्श से इस हरकत की तवक्का नहीं की। जब ही अचानक हमले से बच ना सका और पीछे की तरफ दीवार के साथ जा लगा, साथ ही मुंह से कराह निकली थी। दाद बख्श क्या कर रहे हो? हाजरा बेगम, कदीर हमदानी और राशिदा बेगम भी नंगे पैर भागते हुए ऊपर आए थे, लेकिन ऊपर मेहरमा के बेडरूम की सूरत-हाल देखकर इनकी आंखें फट गई थी। मेहरमा के बाजू फटी हुई थी, दुपट्टे नीचे कालीन पर मजरूह हालत में पड़ा था। इसके बाल बिखरे हुए और चेहरा थप्पड़ों के निशान से सुर्ख पड़ रहा था। हाजरा बेगम की टांगें लरजने लगी थीं। इस जलील को सज़ा दे रहा हूँ, इसका खून पी जाऊँगा मैं। इसने सरदार बेगम की इज्जत पर हाथ डाला है, मैं इसका हाथ काट दूँगा। दाद बख्श की आँखों से नहीं बल्कि मुंह से भी शोले निकल रहे थे। बस करो, क्या हो रहा है ये सब? हाजरा बेगम बेटे की दुर्गत बनने थे नहीं देख सकती थी। आप देख नहीं रही क्या हो रहा है? दाद बख्श एकदम ठाड़ा। ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? राशिदा बेगम गुस्से से बोली। इसी लहजे में बात कर रहा हूँ जिस लहजे को आप ठीक तरह से समझ सकेंगी। दाद बख्श ने पलट कर ज़मीन से दुपट्टा उठाया और मेहरमा के गिर्द खुद ही लपेट दिया था। इस वक्त कोई और ही दाद बख्श नजर आ रहा था, बेखौफ, न डर और हसीला। एक लम्हे के लिए तो रोती बिलखती मेहरमा ने भी हैरत से देखा था। ये झूठ बोल रहा है मॉम, मैं अपने बेडरूम में सोने के लिए जा रहा था कि मुझे मेहरमा के कमरे से बातों की आवाज़ आई और मैं इसकी तरफ आ गया। दरवाज़ा अंदर से लॉक था, इसलिए मैं किचन से चाबियाँ ले आया और जब दरवाज़ा खोला तो ये दोनों अपने ही रंग रंगियों में गुम नजर आए। मुझे देखकर उन्होंने अपना इल्ज़ाम मेरे सर डाल दिया और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। तमीज़ ने मकारी की हद कर डाल दी, जिस पर दाद बख्श और मेहरमा अपनी जगह दम बखुद रह गए। जबकि राशिदा बेगम की आंखें चमक उठी थी। उन्होंने बेटे का प्लान समझ में आ गया था, अब बचने का यही तरीका था। सुना हाजरा भाभी, सुना आपने ये क्या गुल छड़े उठा और आ रहे थे? ये हो रहा था यहाँ, राशिदा बेगम ने खानदार आवाज़ में कहते हुए अपने सीने पर 2 हाथ मारे था। लेकिन हाजरा बेगम जो साथ खड़ी नजर आती, उनका दिल रमीज़ की झूठी कहानी पर ईमान नहीं लाया था। वो बेशक दाद बख्श से खार खाए रखती थी, लेकिन दाद बख्श के किरदार पर इन्हें रत्ती बराबर भी शक नहीं था। फुप्पो मेहरमा की आवाज़ जैसे कुएं से सुनाई थी। मर गई फुप्पो, तुमने हवेली के नौकर के साथ मुंह काला करके हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। अगर इतना ही पसंद था अगर इतना ही पसंद था या इतना ही इश्क व आशिकी थी तो मेरे बेटे पर डोरे डालने की क्या ज़रूरत थी? पहले ही बता देती। और ये हमारी हवेली में इसलिए आया था हमारी ही इज्जत में नकब लगाने के लिए। राशिदा बेगम का वावेला शुरू हो चुका था। राशिदा, ये क्या बके जा रही हो? आराम से बैठ के सारी बात सुलझाओ। कदीर हमदानी ने पहली बार मुदाखलत की थी। सुलझाने को रही क्या है, मैं भी फ़ोन करती हूँ अम्मा बेगम को। राशिदा बेगम नया गेम खेलने के लिए तैयार हो चुकी हैं। राशिदा भाभी, इस वक्त अम्मा बेगम को कुछ मत बताइएगा। राशिदा बेगम ने पहली बार लबकशाई की थी। क्यों ना बताऊं, उन्होंने एक उम्र हो गई है सांप लाकर हमारे सीने पे बिठा कर रखा है, आज इस सांप ने डस ही लिया ना। राशिदा बेगम दाद बख्श पे गहरालूब नजर डालते हुए बोली। वो चुप खड़ा था, लेकिन इस दौरान ही इसका मोबाइल बजना शुरू हो गया था। कॉल करने वाली सरदार बेगम ही थी। राशिदा बेगम को पता चल गया था, तभी दाद बख्श के हाथ से फ़ोन झपट कर कान से लगाया। अम्मा बेगम, कहाँ हैं आप? आइए और अपने चहीते के करतूत देखिए। हमारी इज्जत पर हाथ डाला है इसने नमक हराम निकला है या आपका ये लाडला? किसकी बात कर रही हो? सरदार बेगम का लहजा सपाट था। आपके दाद बख्श की। इसकी तरफ देखते हुए राशिदा बेगम ने चबा कर कहा था और दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो गया था। दाद बख्श ने इन सब पे एक तायराना सी नज़र डाली और रमीज़ को गज़बनाक नज़रों से देखता हुआ मेहरमा का हाथ पकड़कर इन सब के दरमियान से निकलता चला गया। इसे ड्राइंग रूम में बिठाकर गाड़ी से अपनी चादर निकाल लाया। वो चादर मेहरमा को उड़ा दी। आप चुप हो जाएं, कुछ नहीं होगा, सरदार बेगम बस पहुंचने वाली होंगी। दाद बख्श ने ड्राइंग रूम में टहलते हुए वॉल क्लॉक देखा, लेकिन इन्हें तो अभी पता चला है। नहीं, इन्हें भी इसी वक्त पता चल गया था जिस वक्त मुझे पता चला था। दाद बख्श की बात पे मेहरमा कुछ ना समझी, लेकिन मज़ीद कुछ बोली भी ना थी। वह वक्त था गुजर के गुजर ही नहीं रहा था। सुइयाँ एक ही जगह जम रही थी।
बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनते ही जहाँ राशिदा बेगम और रमीज़ अपने अपने मुहाज़ों पर अलर्ट हुए थे, वहीं दाद बख्श की परेशानी कदे कम हो गई थी। लेकिन मेहरमा ज़ब्त का दामन छोड़ बैठी थी। वो ड्राइंग रूम से उठकर भागती हुई बाहर निकल आई थी और गाड़ी से उतरती सरदार बेगम से लिपटकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। इनके पीछे कासिम अली की गाड़ी थी और कासिम अली के साथ साजिदा बेगम भी थी। मेहरमा का हुआ है, बेटा कुछ बताओ तो। राबे बीवी ने आगे बढ़कर मेहरमा को सरदार बेगम से अलग करना चाहा। दादी बेगम वो रमीज़ ने इसकी आवाज़ हलक में ही दब गई थी। कासिम अली भी मुठियाँ भींच के रह गया था। माँ ही अंदर बैठ कर बात करो। इसने मेहरमा को कंधे से थामा और अंदर ले ही आया था। बाकी सब भी अंदर आ गए थे। अम्मा बेगम, देखा आपने क्या गुल खिलाई। बस रास्ता, बस बंद करो अपनी ज़ुबान, पहले मुझे मेहरमा से पूरी बात सुनने दो। उन्होंने सख्ती से कहते हुए हाथ उठाकर इन्हें रोक दिया। ये आपको क्या बताएगी, कभी चोर ने भी अपनी चोरी बताई है भला? वो तुमसिया लहजे बोली। चोर अपनी चोरी नहीं बताता, लेकिन वावेला बहुत कहता है, जो इस वक्त सिर्फ तुम कर रही हो। सरदार बेगम भी इन्हीं की माँ थी। अम्मा बेगम, ये आप क्या कह रही हैं? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं और इस टोटके के ओकर पे यकीन है? राशिदा बेगम के अंदाज में हकारत उतर आई थी। 2 टके का वो नहीं, 2 टके का तुम्हारा बेटा है। सरदार बेगम ने कोई भी लिहाज के रखे बगैर बेटी को आईना दिखाया था। हाँ, जो सबने ही चौंक कर सरदार बेगम को देखा, जिनके अंदाज में कोई लचक नहीं थी। लेकिन इस बात पे राशिदा बेगम को पतंगे लग गए थे। आप मेरे बेटे को 2 टके का कह रही हैं? इस घटिया लावारिस के लिए आप मेरे बेटे पे उंगली उठा रही हैं? इसकी औकात ही क्या है, जिसको आपके अपनों ने कुत्ते की तरह धुतकार कर फेंक दिया था और आप इसे उठाकर घर ले आई। मेरे बाप और भाइयों के टुकड़ों पर पलने वाले को आप मेरे बराबर, मेरे मुकाबिल खड़ा कर रही हैं। इस नमक हराम की खातिर आप मुझे चटा। सरदार बेगम के पूरे हाथ में भी इस कदर ताकत समाई थी कि साजिदा बेगम को दिन में तारे नजर आ गए थे। अम्मा बेगम, साजिदा ने सरदार बेगम को बाजू थाम लिया था। पीछे हटो साजिदा, मुझे आज बताने दो कि दाद बख्श की औकात क्या है। उन्होंने साजिदा को पीछे धकेल दिया। दाद बख्श जैसा किरदार तुम्हारे आने वाली 7 नस्लों में भी किसी का नहीं होगा। इसका चलन कैसा है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। ये सिर्फ दाद बख्श ही था जो मुझे आकर ये भी बता देता था कि सरदार बेगम आपकी पोती नादानी कर रही है। इसे रोकिए, इसे समझाइए। नादान है, औकात का फ़र्क नहीं समझती। मेहरमा ने तड़प के हैरत ज़दा से अंदाज में दाद बख्श को देखा। यानी इसने सरदार बेगम को पहले ही सब कुछ बता रखा था और तुम यकीन की बात करती हो। मुझे इस पर, इसके किरदार पे तो यकीन है, लेकिन तुम्हारे किरदार पर नहीं है। तुम इस वक्त अपने बेटे के बजाय मेहरमा और दाद बख्श का साथ देती तो शायद मुझे तुम पे ये भी यकीन आ ही जाता। आप पे किस बुनियाद पर कह सकती हैं कि दाद बख्श बेकसूर है? राशिदा फुनकार कर बोली। कासिम अली, दिखाओ इससे मेरा फ़ोन। जिस वक्त तुम्हारे बेटे ने मेरी पोती, मेरी इज्जत पर हाथ डाला, मैं इस वक्त दाद बख्श के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी। उन्होंने एक और इंकशाफ किया था। राशिदा बेगम का दिमाग धक से उठ गया था। कबीर हमदानी, रमीज़ और हाजरा बेगम भी चौंक गए थे। यहाँ तक कि मेहरमा ने भी और हैरत और बेयकीनी से देखा था। तुम्हारे बेटे के घटिया करतूत का मुझे बिना कहे ही पता चल गया था, इसलिए कासिम अली और साजिदा को फ़ोन करके हवेली से निकल आई। शुक्र अदा करती हूँ अपने रब का, जिसने मेरी बच्ची को बर्बाद होने से बचा लिया। शादी के बाद असलियत सामने आती तो मैं वली मोहम्मद को क्या मुँह दिखाती। उन्होंने इंतहाई नफ़रत और हकारत से कहते हुए रमीज़ को देखा था। लहंगा कहाँ है हाजरा? इनके अगले सवाल पे वो सब एक बार फिर चौंके थे। वो मेहरमा के कमरे में रखा था शायद। हाजरा बेगम घबरा गई। जाओ लेकर आओ। इनके हुक्म पर हाजरा बेगम फ़ौरन लहंगा ले आई। कितने का आया था? जी 2 लाख का। हाजरा बेगम ने बौखलाहट में जवाब दिया। ये मेरी बच्ची के पहले शुगन का जोड़ा है, सुहाग का जोड़ा, इसलिए इसे छोड़ कर नहीं जा सकती। वो अपनी शादी के दिन यही पहनेगी। उन्होंने 2 लाख राशिदा बेगम के मुँह पर दे मारे थे। शादी? एक बार फिर सब चौंके। हाँ, शादी। इसके साथ शादी जो इसका शौहर बनने का हक रखता है, जो बदचलन और बदकिरदार नहीं है और ये नीची नज़र और ऊंचे ईमान वाला और कौन हो सकता है सिवाय मेरे दाद बख्श के। सरदार बेगम ने फ़ख्र से सर बुलंद करते हुए दाद बख्श की तरफ देख कर धमाका किया था। वहाँ मौजूद तमाम नफूस दम बखुद खड़े रह गए थे। दाद बख्श शिद्दत सा इनको देख रहा था। फजर की अजान हो रही थी जब वो लोग वापस हवेली पहुँचे थे। वो सब अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन दाद बख्श बाहर ही रुक गया था। तुम क्यों रुक गए?
कासिम अली ने पलट कर इसे देखा। मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, वापसी पर मौलवी साहब को अपने साथ ही ले आना। सरदार बेगम ने पलट कर अदायत दी। सरदार बेगम, इसने बेबसी से इन्हें देखा। कासिम अली, जाओ इसके साथ, आज तुम भी सवाब कमाओ, फजर की नमाज़ पढ़ो और वापसी पर इसके साथ ही मौलवी साहब को भी ले आना। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही निकाह हो जाए तो बेहतर है। रुखसती मेहरबानों के साथ ही होगी और वापसी पर इसके साथ ही मौलवी साहब को भी ले आना। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही निकाह हो जाए तो बेहतर है। रुखसती मेहरबानों के साथ ही होगी। सरदार बेगम के हुक्म से इनकार भला किसे था। कासिम अली दाद बख्श के साथ ही मस्जिद चला गया था और जब वो दोनों नमाज़ पढ़ के मौलवी साहब को साथ लेकर हवेली आए तो वहाँ दूसरी हवेली के भी तमाम अफराद आए हुए थे और यकीनन इनको सरदार बेगम ने ही बुलाया था। मौलवी साहब, पहले कासिम अली और मेहरबानों का निकाह पढ़ाएं। मेहरबानों बड़ी बेटी है, पहले इसका निकाह होगा। लेकिन कासिम अली के निकाह के बाद जब दाद बख्श की बारी आई तो वह सर पैर लरज़ उठा था। इसे लगा सरदार बेगम इसे ज़मीन से उठाकर अर्श पर बिठा रही हैं। दाद बख्श, समझो कि तुम्हारी दुआ भी कबूल हो गई है। वैसे भी तुमने नमाज़ें भी बहुत पढ़ी हैं और दुआएं भी बहुत मांगी हैं। कासिम अली ने दाद बख्श को कोहनी मारते हुए छेड़ा था और फिर सबकी मौजूदगी में सरदार बेगम ने अपनी पोती दाद बख्श की ज़ौजियत में दे दी थी। उन्होंने अपनी इज़्ज़त इसे सौंप डाली थी। हर तरफ मुबारक सलामत का शोर मच गया था। लेकिन दाद बख्श सरदार बेगम के कदमों में बैठ गया था। सरदार बेगम, मैं आपका नौकर, आपका खातिम इस काबिल नहीं था। मैं आपके कदमों की खाक भी नहीं था। आपने मुझे अर्श पे बिठा दिया है। इसकी आंखें भर आई थीं। सरदार बेगम ने इसे कंधों से थाम के खड़ा किया और अपने साथ सीने से लगा लिया था। अमीर तो तुमने मुझे किया है। आज तुम ना होते तो इस हवेली की इज़्ज़त तारीकियों में डूब जाती। अल्लाह ताला तुम्हें ज़िंदगी दे, खुश रखे, आबाद रखे। उन्होंने दाद बख्श की पेशानी चूम कर इसके कंधे पे हाथ फेरा था। अम्मा बेगम, मीठा करें। राबेया बीबी खुद ट्रे में मिठाई ले आ गई और वहाँ बैठे तमाम अफराद का मुँह मीठा करने लगी। दाद बख्श पहली फुर्सत में शामिर के पास गया था और इसकी ऑफ़र कबूल कर ली। इस ऑफ़र के साथ जो तुमने सहूलियात पेश की थी, इनका जल्दी से इंतज़ाम करो। दाद बख्श ने गाड़ी और फ्लैट की बात की थी। क्या मतलब, इतनी जल्दी किस लिए है? शामिर को हैरानी हुई। आज से ठीक 6 दिन बाद मेरी शादी है, इसने आहिस्ता से कहा। तुम्हारी? मगर किससे? शामिर को छंबा हुआ। वो मेहरमा बीबी के साथ। सच? शामिर सोफ़े से खड़ा हो गया। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारा फ्लैट इन 6 दिनों में ही ऐसा तैयार करवा दूँगा कि तुम्हें खुद पर रश्क आएगा। शामिर ने छेड़ते हुए कहा। और गाड़ी? ओ यार, फ़िक्र क्यों करते हो? तुम्हारी गाड़ी को दुल्हनों की तरह सजा कर लाऊंगा और दूल्हा को भी, शामिर ने खुशदिली से कहा। शामिर, ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं। उसे घूरते हुए खड़ा हो गया था। क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है? वैसे जिस लाड़े दूल्हा को शर्म आती है, इस पर रूप भी बहुत आता है। शामिर ने इसे छेड़ा। एनीवे, तुम ये बताओ, सरदार बेगम और इनकी हवेली का क्या करोगे? शामिर ने संजीदगी से पूछा। शामिर, तुम सच पूछूं? मेरा तुम सर पूछो तो मैं सरदार बेगम को अकेला नहीं छोड़ सकता, ना आज ना कल। लेकिन एक बात और है कि मैं अब हवेली में रहना भी नहीं चाहता। हालांकि आज तक उन्होंने जो एहसान और करम नवाजियाँ मुझ पे की हैं, वो शायद ही कोई दूसरा बंदा कर सकता हो। लेकिन मैं अपनी बीवी की जिम्मेदारियाँ मैं ख़ुद उठाना चाहता हूँ। पहली कमाई सरदार बेगम के हाथ पे ही रखूँगा, क्योंकि मेरी पहली कमाई का पहला हक इन्हीं का है। वो मेरी माँ भी हैं और बाप भी। जब तक वारिस बड़ा नहीं हो जाता, मैं हवेली के तमाम जिम्मेदारियाँ निभाऊँगा, जैसे पहले निभाता रहा हूँ। लेकिन साथ साथ अपना काम भी करूँगा। वारिस ज़िम्मेदार हो गया तो मैं बिल्कुल हाथ हटा लूँगा, क्योंकि अगर इस वक्त मैं सब कुछ यहीं छोड़ दूँ तो सरदार बेगम को बड़ी प्रॉब्लम होगी। दाद बख्श बगैर रुके बोलता चला गया और शामिर को इसके ख्यालात जानकर खुशी हुई। लेकिन हवेली जाकर जब इन्हीं ख़यालात का इजहार इसने सरदार बेगम साहब किया तो वो चुप की चुप रह गई। सरदार बेगम, आप खामोश क्यों हो गई? इसने बेचैनी से पूछा। क्या बोलूँ? क्या बोलने के लिए कुछ बाकी है? तुम सारा कुछ तय करके अब मुझसे मोहर लगवाने के लिए आए हो। हाँ सरदार बेगम, सब कुछ तय करके आपके पास आया हूँ ताकि आप मुझे रोक ना सकें। सरदार बेगम, मैं अगर यहाँ रहा तो मेरी गर्दन और मेरी नज़र हमेशा के लिए झुकी रहेगी। मेरी औकात तो क्या, मेरी ज़ात भी नज़र नहीं आएगी। मैं घर दामाद बन के किसी से नज़र नहीं मिला पाऊँगा, कभी सर नहीं उठा सकूँगा। आपकी इतनी मेहनतों से दिलाई हुई तालीम राय खा जाएगी। सरदार बेगम,
प्लीज़ दाद बख्श कहीं भी चला जाए लेकिन आपके कदमों की खाक ही रहेगा। इसने कहते कहते इनके दोनों हथों पर चूमते हुए आंखों से लगा लिए थे। दाद बख्श इसकी खुददारी पर इनका सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। इनका इंतखाब सही था। जाओ मेरे बच्चे, अल्लाह ताला कामयाब बियाँ तुम्हारे कदमों में बिछा दे। उन्होंने इसे मोहब्बत पाश और नम आलूद आंखों से इसके माथे पर बोसा देकर दुआ दी। दाद बख्श ने बेसाख्ता इनकी पेशानी चूम ली। थैंक यू अम्मा बेगम, थैंक यू सो मच। तुम मुझे अम्मा कह रहे हो? वो खुशी से शर्मसार हुई। हाँ, अब मैं खुद से नज़र मिलाने के काबिल हो गया हूँ। अब मुझे सरदार बेगम नहीं अपनी माँ की सूरत नज़र आ रही है। वो इनको अपने मजबूत बाजुओं में भींच रहा था, अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। सरदार बेगम ने बचपन से हज़ारों जतन किए थे कि वो इन्हें अम्मा बेगम या दादी बेगम कहे, लेकिन इसने रखी रजाई और अजू वगैरह की देखा देखी इन्हें सरदार बेगम ही कहा था। वो ख़ुद को नौकरों के दायरे में रखता था, लेकिन आज वो नौकरों के दायरे से निकलकर ख़ुद को एक रिश्ते के दायरे में महसूस कर रहा था। इसके हाथ पाँव आज़ाद हो चुके थे। इसने शामिर को फ़ोन करके सरदार बेगम की रजामंदी भी बता दी थी। इस सुपर लग्जरी फ्लैट में कोना कोना फूलों से सजा हुआ था। शामीर ने दाद बख्शा बेडरूम ही नहीं बल्कि ड्राइंग रूम, किचन और लाउंज में भी फूलों से डेकोरेशन करवाई हुई थी। इस फ्लैट में कदम रखते ही सफ़ेद मोतियों और सुर्ख गुलाबों के अंबार नज़र आ रहे थे और महक इतनी महसूस थी कि कदम थम से गए थे। दिल के तार खुशबुओं की शरारतों के बजने लगे थे। जज्बात इतने मुअत्तर और पाकीज़ा थे कि दाद बख्शा अपना ही दिल पिघला जा रहा था। दिल की हालत इसकी पेशानी पर चमकते कतरों से नज़र आने लगी थी और वह इस मुश्किल का शिकार था कि वह अपने जज्बात का इजहार इस पागल लड़की के सामने करेगा भी तो कैसे। वो आहिस्तगी से दरवाज़ा खोल के अंदर आया तो कदमों की रवानी में कमी आ गई और अंदर हर चीज़ ही होशरुबा थी। अस्सलाम वालेकुम, इसने बेड पर बैठते हुए सलाम किया। मेहरबान ज़रा सा पीछे खिसक गई थी और इसने इसका सलाम का जवाब भी नहीं दिया था। वो इसकी इस हरकत में छुपी नाराज़गी को अच्छी तरह समझता था, इसलिए सर खुजाते हुए सोचने लगा कि अब क्या करूं। देखिए मेहरमा बीबी, मैं आपका शौहर मुलाजिम नहीं कि आपके नखरे ही देखता रहूं। इसने मेहरमा का हाथ पकड़ के इसे सामने कर लिया था और इसका घूंघट उलट दिया था, लेकिन घूंघट के अंदर मेहरमा शशद सी हालत में आंखें फाड़े देख रही थी। इस वक्त तुमने कहा है? वो हैरत ज़दा थी। जी मैंने ही कहा है और यकीनन आपके समझ में आ गया होगा, दाद बख्श ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा दाद बख्श, वो वाकई हैरानी के समंदर में अपोता सन थी। आइए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। इसने मेहरमा को बाजू के हिसान में घेरा था, लेकिन वो जैसे होश में आ गई थी, एकदम तड़प के धूप भट गई। बस बस तुम अपने यकीन अपने पास ही रखो, मेरे पास आने की और मुझे छूने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ खूब जानती हूँ। वो तंग तिनक गई थी। क्या जानती हैं आप? इसने मेहरमा का बाजू अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया था। यही कि मैं ज़बरदस्ती तुम पर मुसलत की गई हूँ। तुमने दादी बेगम की खातिर मुझे अपनाया है, वरना तुम्हारे दिल में और तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। मैं रत्ती बराबर भी अहमियत नहीं रखती तुम्हारी नज़र में। मेहरमा को आज मौका मिला तो अपने हिसाब किताब खोल बैठी थी। आपकी अहमियत तो अपनी अहमियत मेरे रब से पूछिए। आपकी अहमियत तो अपनी अहमियत मेरे रब से पूछिए, जिससे मैं दुआएं करता था और इन दुआओं में आपके नाम के अलावा और कोई नाम नहीं होता था। दाद बख्श ये लफ्ज़ से सच्चाई की महक उठ रही थी। तो फिर तुम मोहब्बत से इनकार क्यों करते थे? क्योंकि इस वक्त मैं अपने आप को आपके काबिल नहीं समझता था। इस वक्त मैं खुद मोहताज था, किसी का दिया खाता था। आपको वो सब नहीं दे सकता था जिसका आप हक रखती थी। इसने मेहरमा का चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया था। मेहरमा की नज़र झुक गई थी और दाद बख्श ने इसकी झुकी पलकों पे अपने होठों का लम्स सजा कर इन्हें बोझल कर दिया था। मेहरमा की हथेलियों में पसीना उतर आया और दिल का पंछी सीने के पिंजरे में फड़फड़ा के रह गया। दाद इसकी गिरफ्त में इस्तेहाक बढ़ा तो वो बौखला गई। अपनी शिद्दतों का तो हमेशा इजहार किया आपने, अब मेरी शिद्दतों का रास्ता मिला है तो बस तमाशा देखिए। इसकी आवाज़ मेहरमा के रहे से औसान भी खता कर गई थी। वो ऐसा रोमांटिक भी हो सकता है, इसने तो कभी सोचा भी नहीं था। कतरा कतरा फैलती रात इनके विलन पर खुल के मुस्कुराई थी। सुबह फजर के वक्त इसकी आँख खुली तो इसकी पहली नज़र मेहरमा के चेहरे पर गई थी, तो इसके बाजों पर सर रखे सो रही थी, लेकिन नींद में भी धीमी सी मुस्कान ने इसके लबों का हाथा कर रखा था। यूँ लग रहा था जिससे ये दायमी मुस्कान इसके लबों पे हमेशा के लिए ठहर गई हो। लैम्प की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी और दाद बख्श अपनी सोई हुई दिलकश बल्कियत से नजर नहीं हटा सका था और बेख्तियार इसके चेहरे पर झुकते हुए इसकी मुस्कुराहट में अपनी मुस्कुराहट के रंग भर दिए थे।
इसके दिल दिमाग पे खुमार छाया था और महरमा की आँख पट से खुल गई थी। वो कोहनी के बगीज की सिमट चुका हुआ था। तुम जाग रही हो, खुशकिस्मती से आँख खुल गई। लेकिन इस पर महरमा ने नज़र घुमा के साइड टेबल पर रखे क्लॉक को देखा। इसकी अपनी आवाज़ और आंखें नींद से की वजह से बोझल हो रही थी। परेशान ना हो, मैं आपके लिए नहीं जाग रहा, मैं तो नमाज़ पढ़ने के लिए जाग रहा हूँ। इसने महरमा के बाल चेहरे से पीछे हटाते हुए कहा और अपनी उंगली से इसकी नरम शफाफ गुलाबी होठों को छुआ। तो फिर जाओ नमाज़ पढ़ो, अभी 4 मिनट है नमाज में, अभी नमाज नहीं हुई। वो फिर किसी गुस्ताखी के इरादे से इस पर झुका, लेकिन महरमा ने तेज़ी से इसके सीने पे हाथ रख के रोक दिया था। बहुत बेशर्म हो तुम, कहाँ तो तुम नज़र उठाकर देखते ही नहीं थे और कहाँ अब नज़र हटा ही नहीं रहे। इसने हैरत से कहा था, अगर नज़र हटा लो तो फिर आपको ही शिकवा होगा कि मैं नज़र भर के देखता ही नहीं। शरारत से कहा, महरमा बीबी एक बात तो बताएं। उफ, एक तो ये बीबी का दुम चलना न जाने कब पीछा छोड़ेगा। तो और क्या कहूँ, मुस्कुराहट दबा के बोला, दाद बेगम। इसने फ़ौरन जवाब दिया, दाद बेगम। इसे हैरत हुई। हाँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जिस तरह लोग दादा जान के नाम से दादी बेगम को सरदार बेगम कहते हैं, इसी तरह मुझे भी तुम्हारे नाम से दाद बेगम कह के पुकारें। वो हुक्म बजा लाया। और ये तुम मुझे आपके बजाय तुम का दर्जा कब दोगे? इसने घूर के पूछा। जब आप तुम के बजाय आप का दर्जा देंगी। दाद बख्श का जवाब बर्जस्ता था। महरमा अपनी गलती पर चुप हो गई, बल्कि सचमुच खसिया गई थी। आई एम सॉरी, इट्स ओके, आइंदा सही। वो हंसा था। अजान हो रही है, आप भी उठकर फ्रेश हो जाएं और नमाज़ पढ़ लें। मुकम्मल हटाकर उठ गया था और नहाकर नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद चला गया। इसके पीछे महरमा भी उठ खड़ी हुई। इसने शावर लिया, वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। आज शादी के 2 दिन बाद महरमा गाँव जा रही थी। सरदार बेगम ने मेहर निगाह वारिस और राबिया बीवी को लेने के लिए भेजा था। दाद बख्श को शामिर के साथ मिलकर कोई मीटिंग तय करना थी, इसलिए महरमा को रुख्सत करके ऑफिस चला गया था। लेकिन सरदार बेगम ने इसे बाकायदा फ़ोन करके आने की ताकीद की थी और इसने हामी भी भर ली थी। 1 घंटे बाद वो फारिग हुआ तो गाँव का रुख किया था, लेकिन गाँव में दाखिल होती सड़कों के गाँव में दाखिल होती सड़कों के बीचों बीच किसी की बाइक ऊँटी पड़ी थी। 2-3 बार इसने गाड़ी का हॉर्न दिया, लेकिन कोई पता न चला बाइक का मालिक कौन है और कहाँ है। वो गाड़ी रोक के नीचे उतर आया था। जैसे ही वो बाइक को हटाने के लिए आगे बढ़ा, एक सनसनाती हुई गोली इसका कंधा छीन के रख गई। दाद बख्श एक कराह के साथ पलटा था। सड़क के करीब झाड़ियों में इसे रमीज़ की शक्ल नजर आई थी, लेकिन दूसरी गोली इसके बाजू को चीरती हुई गुजर गई। वो यकदम ज़मीन पर गिरा था। इतने में लोग आवाज़ें आने लगी। रमीज़ बाइक को लेकर हवा हो गया था। दाद बख्श इसे अच्छी तरह पहचान चुका था। ओके दाद बख्श, ओए क्या हो गया? गोली किसने चलाई? कौन था वो? बशीर लोहार के हाथ पाँव काँप रहे थे। इसने दाद बख्श का सर उठाकर गोद में रखा था, लेकिन इतने में इसकी आंखें बंद हो चुकी थी और इत्तेफाकन दूसरी हवेली का ड्राइवर इम्तियाज़ गाड़ी लेकर आ गया। वो भी दाद बख्श को देखकर परेशान हो गया था और फिर वहाँ जमा होने वाले तमाम किसानों ने मिलकर इसे गाड़ी में डाला और अस्पताल ले गए थे और कुछ हवेली की तरफ दौड़ पड़े थे। हवेली में भी जिसको पता चला वो धक से रह गया था। महरमा चौंक कर उठी थी। न जाने कैसा ख्वाब देखा था, इसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। इसने दाद बख्श के बारे में पूछा था और ये जानकर कि वह अस्पताल में इस पर आसमान टूट पड़ा था। ओफ खुदाया, मुझे पता ही नहीं चला। वो चकरा कर गिरने लगी थी कि मेहरबानों ने उठ के इसे थाम लिया। मेहरमा, परेशानी की कोई बात नहीं है, खुद को संभालो। वो अब ठीक है। दादी बेगम का फ़ोन आया था, वो पुलिस को भी इत्तला कर चुकी है। थोड़ी देर बाद पुलिस हवेली से साजदा वगैरह भी आ गई। थोड़ी देर बाद दूसरी हवेली से साजदा वगैरह भी आ गई। कासिम अली तो इतना मिलते ही अस्पताल पहुंच गया था, लेकिन जैसे जैसे सबको खबर मिल रही थी सभी परेशान हो रहे थे। अब माँ इस पर गोली रमीज़ ने चलाई है, ये काम वही हबीज़ कर सकता है, वरना दाद की किसी से साथ क्या दुश्मनी हो सकती है भला। मेहरमा हिचकियों के दरमियान बोली थी। बस बेटा, हम क्या कह सकते हैं अब, ये तो पुलिस ही बताएंगी कि किसका काम है। राबिया बीबी बगैर किसी तस्दीक के रमीज़ पर इल्ज़ाम नहीं रखना चाहती थी। दार बेताब से अंदर दाखिल हुई। दाद बख्श ने आँखें खोल कर इसे देखा। इसे अज्जू अस्पताल छोड़ कर गया था। कैसी हो?
आप कैसे हैं, कब डिस्चार्ज होंगे, डॉक्टर्स क्या कहते हैं। इसने दाद का हाथ पकड़ लिया था। उफ़, तुम्हारी ये बेताबियाँ और जल्दबाजियाँ। वो धीमे से मुस्कुराया। वो शुरू ही से ही ऐसी थी, जज्बाती और जुनूनी। मैं सब्र नहीं कर सकती आपके मामले में तो हरगिज़ नहीं। यार, सब्र किस काफिर को आता है। मुझसे पूछो, मैं सब्र की किस इंतहा पे हूँ। तुम सामने खड़ी हो और मैं बेबस। दाद बख्श की मायने खेज बेबाक नज़र मेहरमा के चेहरे का तवाफ़ कर रही। मेहरमा नज़र चुराने पर मजबूर हो गई। प्लीज़ दाद, मुझे टालें मत। ये बताएं, तबीयत अब कैसी है। तुम आ गई और मैं ठीक हो गया। कहो तो उठकर बैठ जाओ। नहीं, आप आराम करें। वो घबरा गई थी। ठीक से कहो, जल्दी डिस्चार्ज कर दें। डॉक्टर से कहो जल्दी डिस्चार्ज कर दें। कहीं दिल के अरमान दिल में ही ना रह जाए। पहली आपसे तुम तक आते आते उम्र गुजर गई है। कसम से यार, यूँ लगता है तुम्हारी चाह में बूढ़ा हो गया हूँ। रहमा इसके अफसरदा से अंदाज पे एकदम खिलखिला के हंसी थी। ज़ाहिर में 21 साल की कमसम दोशीज़ा और आप 30 साल मर्द। उफ़, इतनी एज। इसने मुंह बना के कहा, बस बस, ज़्यादा दोशीज़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब दाद बख्श ने पैंतरा बदला। बहुत तेज़ हो गए हो। तुम्हारे साथ का कमाल है। क्या कहा, वो चीखी। एक बात मानूंगी, हम कहें। अम्मा बेगम से कहो केस वापस ले लें। रमीज़ को आज़ाद करवा दें। 3 दिन से वो जेल में है और पुलिस वालों की मार खा रहा है। प्लीज़ यार, मैं किसी की इज्जत का सबब नहीं बन सकता। यूँ समझ लो, मैंने तुम्हारे सदक़े और अपनी खुशियों के सदक़े से माफ़ किया। दाद बख्श ने मेहरमा का हाथ पकड़ कर इसे समझाया। दादी बेगम इसे माफ़ नहीं कर रही थी और वो माफ़ी के काबिल नहीं है। इसने 2 बार हमें कत्ल करने की कोशिश की है। एक बार मेरी इज़्ज़त पर हाथ डालकर और एक बार आप पर गोली चलाकर। यार, गलती इंसान से ही होती है और माफ़ भी इंसान ही करते हैं। प्लीज़ कोशिश करो कि अम्मा बेगम मान जाए। दाद बख्श ने इसे राज़ी करना चाहा। मेहरमा चुप हो गई थी, लेकिन सरदार बेगम अपने असूल से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। सबने कोशिश करके देख ली, लेकिन वो नहीं मानी और पूरा 1 साल गुजर गया। मुझे लगता है ये पूरे का पूरा अम्मा बेगम पे गया है। दाद बख्श ने सरदार बेगम की गोद पे लेटे बच्चे को गौर से देखते हुए अपनी राय का इजहार किया। मुझे लगता है ये पूरे का पूरा अम्मा बेगम पे गया है। दाद बख्श ने सरदार बेगम की गोद में लेटे बच्चे को गौर से देखते हुए अपनी राय का इजहार किया था। और मुझे लग रहा है कि पूरे का पूरा तुम पे गया है। सरदार बेगम ने मुस्कुराकर दाद बख्श को देखा। वाह जी वाह, बेटा मेरा है और लग आप जैसा रहा है। क्या कमाल की बात है। हाँ, आप दोनों को अपने सिवा भी कोई नज़र आता है या नहीं। ये मेरे जैसा भी तो हो सकता है। मेहरमा इन दोनों का तोता चश्मी पर सिलक उठी थी। इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। 8 दिन हो चुके थे। पहले 6-7 दिन मेहरबानो और मेहरनिगार और राबे बीबी के पास वक्फे से आकर रही और इसकी देखभाल करती रही। अब वो गई थी तो दाद बख्श की फरमाइश पर सरदार बेगम आ गई थी और उनके साथ इतनी लाडली और शहीदी रजाई भी आई हुई थी। बेटे हमेशा बाप के परदू होते हैं। सरदार बेगम ने मेहरमा के सर पर चपत लगाई। लेकिन बेटों को ज़्यादा प्यार माओ से ही होता है। मेहरमा इतरा के बोली, जैसे मुझे अम्मा बेगम से है। दाद ने इनके कंधों पे बाजू फैलाया। हाँ, इसलिए तो मेरी सारी बातें चोरी छुपे जाके इनको बताते थे। घूर के खफा से बोली और दाद बख्श कह लगा के हंस पड़ा और सरदार बेगम भी अपनी हंसी नहीं रोक सकी थी। अभी तक सदमा है बेचारी को। हाँ तो और क्या, मुझे क्या पता था कि अंदर ही अंदर मेरी जड़ें काटी जा रही हैं, मेरी मोहब्बत की जा रही है। इसकी कभी पे दोनों हंस रहे थे कि इतने में डोर बेल की आवाज़ सुनाई दी। शामिल पाई होंगी, इसने अंदाज़ा लगाया। मैं देखता हूँ। वो उठकर बाहर आ गया और दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन सामने राशिदा बेगम को देखकर हैरान रह गया। आप, हाँ, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। दाद बख्श, अल्लाह के वास्ते मुझे मायूस मत करना। राशिदा बेगम ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। ये क्या कर रही हैं आप, प्लीज़ अंदर आ जाइए। वो सामने से हट गया था। दाद, कहाँ रह गए आप, कौन है बाहर। मेहरमा की आवाज़ सुनाई दी। बेगम साहिबा आई हैं। वो वापस ड्राइंग रूम में आते हुए बोला, जिस पर वो दोनों चौंक गई थी। मैं किसी से भी कुछ कहने नहीं आई, मैं बस अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांगने आई हूँ। राशिदा बेगम ने सरदार बेगम और मेहरमा की तरफ देखकर दाद बख्श को देखा था। खुदा के वास्ते दाद बख्श, रमीज़ को माफ़ कर दो। इसे 1 साल हो गया है मुकदमे की पेशियाँ भुगतते हुए। वो अब बाहर जाना चाहता है। इसने जो किया वो वाकई बुरा किया। वो अब सज़ा भुगत चुका है। बस केस वापस ले लो। राशिदा बेगम ने एक बार फिर इसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। इनकी आंखों से आंसू बह निकले। दाद बख्श ने एक नज़र सरदार बेगम को देखा, वो रुख मोड़ गई थी। दाद बख्श ने आगे बढ़कर राशिदा बेगम के हाथ खोल दिए थे। आप मेरी माँ के बराबर हैं। हाथ जोड़ कर मुझे गुनाहगार मत कीजिए। मैंने तो इसी वक्त रमीज़ को माफ़ कर देने का कह दिया था जब इसे पुलिस ने पकड़ा था।
लेकिन अम्मा बेगम के असूल के मुताबिक इसे सज़ा मिलनी चाहिए थी। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं इसे खुले और सच्चे दिल से माफ़ करता हूँ। आप परेशान ना, मैं कल ही वकील से बात करके केस वापस लेने की दरख्वास्त पेश करता हूँ। दाद बख्श फैसले पर सरदार बेगम ने चौंक कर देखा, जबकि राशिदा बेगम के चेहरे पर खुशी और बेयकीनी के साए लहरा गए थे। वो अम्मा बेगम, राशिदा बेगम ने किसी खशके के तहत कहा, अम्मा बेगम मेरी माँ है, वो मेरी बात से इनकार नहीं करेंगी। आप बैठे हो, चाय पी कर जाइएगा। दाद बख्श ने कितने यकीन से कहते हुए राशिदा बेगम को सोफ़े पर बिठाया था और राशिदा बेगम शर्मिंदा होकर रह गई थी। इन्हें अपना रवैया याद आ गया था। महर रजाई से कहो चाय लेकर आए। इसने इशारा किया, जी अभी कहती हूँ। उठ खड़ी हुई। राशिदा बेगम, ये फ़र्क है मेरी तरबियत में और तुम्हारी तरबियत में। तुम्हारा अपना ही बेटा तुम्हारे इख्तियार में नहीं, जबकि मेरे बेटे ने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। जाओ, मैं अपने दाद के सदक़े तुम्हें और तुम्हारे बेटे को माफ़ करती हूँ। सरदार बेगम ने दिल पर लगा ताला खोल दिया था। राशिदा बेगम ने आज सच्चे दिल से तस्लीम किया था कि इंसान की असमत इसके ख़ानदान और दौलत से नहीं, इसके किरदार से होती है। ख़त्म शुद नावल किरदार मुसन्निफ़ा नबीला अज़ीज़।